ओके ओके, आवाज आ रही है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। भाई मैं लेट नहीं हुआ भाई, मैं सही टाइम पे था। यूट्यूब पे क्लास जाने में देरी हुई है। मैं तो फर्स्ट आना चाहता था बट वाईटी टीम की किसी गलती के कारण 2 मिनट का डिले हुआ भैया। ठीक है, I am always right. Good morning, good morning, good morning. आइए जी, आइए आइए। जैसा कि आपको पता है, नीट 2026 के बारे में आज से हम बात करना शुरू करेंगे। और स्टार्ट तो हम करेंगे अपना पहला चैप्टर जिसका नाम है दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बट उससे पहले कुछ चीजों के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए आपको भी और हमें भी, ताकि चीजें जो है बहुत स्मूथली रन डाउन करें, है ना। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं भाई। मेरा नाम अमित महाजन है, अगर आप में से कोई ना जानता हो तो। आई हैव अप्रोक्सीमेटली मोर देन 2 डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, 20 साल से ऊपर हो गया यार पढ़ाते पढ़ाते, यू नेम इट। एंड आई हैव वर्कड इन दोज ऑल नेशनल इंस्टीट्यूट्स, है ना। चाहे वो नीली वाला हो या पीली वाला हो, कोई भी इंस्टीट्यूट के बारे में अगर आप नाम करेंगे तो वहां पर मैं पढ़ाया है मैंने। ठीक है, कभी एज ए फैकल्टी, कभी एज ए केमिस्ट्री एचओडी, डिपेंडिंग अपॉन के क्या क्या जिम्मेदारियां हमें दी गई। ठीक है, और पढ़ाते पढ़ाते अभी तक यहाँ पर पीडब्ल्यू में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 5वां साल पीडब्ल्यू का भी कंप्लीट होने वाला है और हमारा भी 5वां साल ही कंप्लीट होने वाला है पीडब्ल्यू में। ठीक है, एंड पीडब्ल्यू में बड़ा शानदार रिजल्ट दिया यार। अगर हम नीट की ही बात करें तो अभी तक का जो हाईएस्ट रिजल्ट रहा है, ठीक है, दैट इज नीट में। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 24, सैमुअल हर्षित, वो हमारा स्टूडेंट था भाई, उसको लक्ष्य में पढ़ाया था हमने। ठीक है, एंड एज वेल एज इतने बड़े बैच में, जब बैचेस बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, तब ही मैंने 6 या 7 महीने पहले लाइव क्लास में, अभी भी वो क्लासेस पड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं, टेलीग्राम वगैरह पे आपको मिल जाएंगी। लाइव क्लास में मैंने बोल दिया था सैमुअल को कि भाई तेरा इस साल सिलेक्शन होगा और तेरा रैंक बहुत अच्छा आएगा, 6-7 महीने पहले। ठीक है, तो आई नो इट कि यार कैसे पढ़ाते हैं, क्या करना है, नहीं करना है। आपकी बार भी नीट का एग्जाम जैसा मर्जी आया हो, टफ आया हो, इजी आया हो, मॉडरेट आया हो, आई हैव नथिंग टू डू विद इट। मैं इतना जानता हूं, जो पढ़ाएंगे वही पेपर में आएगा। ठीक है, और उसका हमने प्रूफ भी दिया। अभी थोड़े दिन पहले हमने वीडियो भी बनाया था, जो पढ़ाया वही आया। हालांकि मेरे को ये वीडियोस वगैरह बनाना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज चीता हर बार भाग के नहीं दिखाना चाहता कि वो सबसे तेज भागता है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। ठीक है, बट स्टिल हाँ, बच्चों को थोड़ा सा वो क्लैरिटी हो जाती है कि वो राइट पाथ पे चल रहे हैं। ठीक है, एंड आइए फिर आज के बारे में क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज क्या क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि क्या क्या चीजें हम लोग ऐड ऑन कर रहे हैं इस साल। ठीक है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उससे बिना कैसे पता चलेगा कि गाड़ी कैसे चल रही है, नहीं चल रही है। ठीक है, एंड रूल्स ऑफ द क्लास बताएंगे, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप 2 बच्चे क्लास ले रहे हैं, एक विदाउट, है ना, अटेंडिंग रूल्स ऑफ द क्लास, और एक समझ रहा है, रूल्स ऑफ द क्लास को फॉलो कर रहा है। दोनों के रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर आपको नजर आएगा, इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूं। ठीक है, सबसे पहले बताएंगे एड ऑन्स दिस ईयर क्या होंगे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री, मैटर एंड इट्स क्वालिफिकेशन, एंड एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस तक अगर हम पहुंच पाए तो। सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के पेन पॉइंट के बारे में। वो पेन पॉइंट क्या है सर? हमें टॉपिक तो आता है, हर सर में समझ भी आ जाता है, बट सर जब हम कैलकुलेशन करने के बारे में बात करते हैं सर, कैलकुलेशन में बड़ा टाइम लग जाता है सर। फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम लगेगा तो केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम लगेगा, केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम लगेगा तो फिजिक्स के लिए कम टाइम बचेगा, और फिजिक्स को टाइम देना इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आई ऑलवेज यूज, मैंने लास्ट ईयर भी किया था, इस साल भी करेंगे, पहली क्लास से ही करेंगे। देयर आर सम 5 स्टार ट्रिक्स टू मेक योर कैलकुलेशन फास्ट। बिलीव मी, अगर आप इन्हें सीख लेंगे तो कैलकुलेशन फास्ट करने में बहुत हेल्प होगी आपकी। कोई नॉर्मल बच्चा, है ना,
कोई भोलू है ना, वही वो कैलकुलेशन कर रहा होगा 3 मिनट में, और अगर आप हमारे मगरमच्छ बन जाएंगे तो आप वही क्वेश्चन कर रहे होंगे विद इन 30 सेकेंड्स। बट हां, रोज एक ट्रिक बताई जाएगी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, उसको फॉलो जरूर करना है। फॉलो करना आपका काम है, बताना मेरा काम है। आप बस फॉलो करने पे चलिए, बाकी सारी बातें जो है वो हम पे छोड़ दीजिए। आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वी आर डूइंग दिस फ्रॉम द लास्ट 2 डेकेड्स, है ना, 2 दशक से पहले से भी ये काम कर रहे हैं, जब आपका पैदा भी नहीं हुए थे, और कईयों के तो पेरेंट्स की शादी भी नहीं हुई होगी, ठीक है, तो उससे पहले से काम कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड सेकंड एंड ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीपीटी में बहुत तगड़ा चेंज लेके आऊं यार मैं आपकी बार, बहुत तगड़ा। भाई मुझे लगता है जो भी पढ़ने आया ना, तुझे लगना चाहिए कि वाकई यार पीपीटी जितनी अच्छी बनती है ना, उतना ज्यादा हम दिमाग में रिटेन कर पाते हैं, और उतना ज्यादा उसका रिटेंशन पावर रहता है, रिकॉल पावर रहता है। एक बार अगर आपने कोई इमेज देख ली, दिमाग में फिट हो गई, ठीक है, फिर उसका रिटेंशन बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वर्बल थिंग्स, ठीक है। किसी के बोलने से और किसी के देखने से, है ना, मूवीज देखी जाती हैं ना कि सुनी जाती हैं, ठीक है। देखने से जो रिटेंशन आता है ना, उसका तो कंपैरिजन ही नहीं है यार, कोई कह ही नहीं सकता कि किसी भी चीज का, ऐसी किसी चीज का कंपैरिजन है, ठीक है। तो आप देखेंगे पीपीटी में बहुत तगड़ा चेंज है, और आज की क्लास से ही वो देखेंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 10 दिन बाद देखेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज मेनी क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड इन द क्लास विच आर फ्रॉम द लाइंस ऑफ न्यू एनसीईआरटी। ये भी आज ही देखेंगे आप, है ना, मैं नहीं कह रहा कि 10 दिन बाद ऐसा होगा, 15 दिन बाद ऐसा होगा, आप देखेंगे नई एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन से हमने क्वेश्चन बनाए, वो टॉपिक्स जो नई एनसीईआरटी में हैं एंड दैट आर निग्लेक्टेड बाय मोस्ट ऑफ द टीचर्स, हम वो क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। चाहे वो थ्योरेटिकल टॉपिक हो, बोरिंग टॉपिक हो, इंटरेस्टिंग टॉपिक हो, कैसा भी टॉपिक हो यार, अगर एनसीईआरटी में है, हमारे सिलेबस में है, तो वो क्लास में डिस्कस होगा ही होगा, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट वो डिस्कस होगा। उसके बारे में आपको किसी प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमने लास्ट ईयर भी किया था, इस साल भी करेंगे और रिफाइनमेंट करेंगे। दैट इज पीवाईक्यूज नीट के सारे क्लास में मैं कराऊंगा, एम्स के मैं कराऊंगा, जेई मेंस के मैं कराऊंगा, जेई एडवांस के मैं कराऊंगा, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी, ये सब मैं ही कराऊंगा क्लास में। ऐसा नहीं बोलूंगा कि चैप्टर कराने के बाद पीवाईक्यू खुद कर लेना, एम्स के खुद कर लेना, एम्स के तो आजकल पीवाईक्यू मिलते भी बड़ी मुश्किल से हैं, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन, ये सब मैं कराऊंगा क्लास में यार, मैंने लास्ट ईयर भी किया है और इस साल भी हम करेंगे, ठीक है। लास्ट ईयर जेई एडवांस के क्वेश्चन कराने पड़ते थे, थोड़े छुप छुप के कराने पड़ते थे कि बच्चा ये ना कहते कि जेई एडवांस का क्वेश्चन है सर, क्यों करा रहे हो सर, हम तो नीट वाले बच्चे हैं। अब तो आपको पता है पेपर का पैटर्न ऐसा है कि इट इज अनप्रिडिक्टेबल। आई कैन नॉट से राइट नाउ कि अगले साल का पेपर कैसा आएगा, इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, टफ आएगा, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता, बट मैं इस बात पे कमेंट जरूर करके सकता हूं कि तू करके जरूर आएगा, ठीक है। इस बात की गारंटी देता हूं मैं, क्योंकि हम जितना भी हॉराइजन में है ना, जितना भी नीट और नीट के आसपास है, उस सबको कवर करते हुए चलेंगे कि तू ये ना कह सके भाई एग्जाम देने के बाद कि नहीं सर ये वाला क्वेश्चन जो था, या ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने नहीं किए थे, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे लास्ट ईयर भी, इतने जिसका तो अंदाजा ही नहीं है यार, अंदाजा ही नहीं है मतलब कि ना, ठीक है। एंड आई कैन वाउच फॉर इट, देयर इज ए प्रूफ फॉर इट, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो हर रोज होगा आपके लिए, दैट इज मगरमच्छ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डेली। ये रोज आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है, और इनका सॉल्यूशन आपको सेपरेट मिलेगा, ठीक है, दैट इज इन रिकॉर्डेड फॉर्म, और मैं ही रिकॉर्ड करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी और को रिकॉर्ड करने के लिए दे दूंगा। ये लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चंस दिए जाते थे, ठीक है, और इस साल भी दिए जाएंगे, ठीक है। एंड इनमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो होगा आप देखिएगा, डीपीपी के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, आप एमपीक्यू के क्वेश्चन करके देखेंगे, भाई साहब इनका लेवल जो आपको देखने को मिलेगा, आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ यार चीजें तो बड़ी स्मूथ होती जा रही हैं। कुछ नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। द मोस्ट निग्लेक्टेड पार्ट भी होगा ना एनसीईआरटी का, नीट के लेवल का, जेई मेंस के लेवल का, एडवांस के लेवल का, वो सब क्लास में कराएंगे। सब का मतलब सब, देयर आर नो इफ नो बट, सब मतलब सब ही क्लास में होगा ही होगा, ठीक है। हाँ, चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद नीट एडवांस के लिए क्लास भी आएगी बेटा,
एंड इसकी नीट एडवांस की शीट भी आएगी। क्लास में ऑब्वियसली आपको पता ही है थ्योरी होगी और न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। और जो क्लास के प्रैक्टिस शीट आएगी उसमें ऑब्वियसली क्वेश्चंस होंगे जो कॉन्सेप्चुअल भी हो सकते हैं, न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं। और ये दोनों का जो भी होगा, क्लास तो ऑब्वियसली मैंने लेनी ही लेनी है, ठीक है। एंड जो नीट एडवांस की शीट आएगी उसका सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस शीट दे दी और उसका सॉल्यूशन नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चैप्टर की समरी रिकॉर्डेड फॉर्म में लास्ट ईयर भी दी जाती थी, इस साल भी दी जाएगी, ठीक है, ताकि एक बार चैप्टर समराइज हो जाता है तो बच्चों को काफी आसानी रहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेशल फोकस ऑन असर्शन रीजनिंग एज वेल एज स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस। और ये आप पहली क्लास से ही देखेंगे भाई, पहली क्लास से ही देखेंगे कि असर्शन रीजन के बहुत सारे क्वेश्चंस हम क्लास में डिस्कस करेंगे। यही पेन पॉइंट होता है, और कोई पेन पॉइंट नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री में। कैलकुलेशन अच्छी हो जाए, असर्शन रीजन अच्छा हो जाए, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन अच्छे हो जाए, कोई ऐसी चीज नहीं पूछी जा रही नीट में जो कोई ओहो ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये तो कभी नहीं होता भाई। अगर आपने कैलकुलेशन फास्ट कर ली, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है, जिसमें असर्शन रीजनिंग, स्टेटमेंट वाइज, थोड़े लेंदी न्यूमेरिकल्स, थोड़े छोटे न्यूमेरिकल्स, हर प्रकार का न्यूमेरिकल करके देख लिया और उसकी प्रैक्टिस आपने टाइम बाउंड अगर कर ली, ठीक है, मैं आपको एश्योरेंस देता हूं आपको किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में तो एटलीस्ट मेरी एश्योरेंस है, 100% गारंटी है, ना कि 99.99। पेपर कैसा भी आए मुझे मैटर नहीं करता, आई एम नॉट वरीड अबाउट द पेपर, ठीक है। नेक्स्ट इज डेली टेस्ट स्टार्ट होगा आफ्टर 2 चैप्टर्स, ठीक है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने इसका देखा, इसका इंपैक्ट बड़ा तगड़ा होता है। शुरू के आप चैप्टर करते हैं, आप कराते जाते हैं, बच्चा कहता है वाह वाह सर सब समझ आ रहा है, सर सब समझ आ रहा है, करते जा रहे हैं। टीचर करता करता तीसरे चैप्टर पे पहुंच जाता है, फिर उससे बच्चे से पूछा जाता है भाई फर्स्ट चैप्टर, कह रहा फर्स्ट चैप्टर, अरे सर अमित सर जब आपने कराया था सारा समझ आया था, सब आता है सर, सब आता है सर, टेंशन ही नहीं है। बट बच्चा रिवाइज नहीं करता, एंड एज सून एज यू वोंट रिवाइज, चीजों का फॉल डाउन होना नीचे स्टार्ट हो जाता है। ये अपने आप होता है भाई, कोई नहीं कराएगा, मैं नहीं कहूंगा कि अपने आप होगा। नॉलेज को कांस्टेंट रखने के लिए भी, यहां पे नॉलेज है भाई, इसको कांस्टेंट रखने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम सिर्फ ये सोच रहे हो कि यार मेरा एक बार ये चैप्टर अच्छा हो गया, अब मेरे को इसको रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, नीट से एक महीना पहले उठाऊंगा और इसका लेवल यही रहेगा जो तेरा आज लेवल है, नहीं रहेगा, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। फिर रिपीट कर रहा हूं ताकि बात तेरे भेजे में घुस जाए, क्या कि नॉलेज जितनी भी हो, कॉन्फिडेंस जितना भी हो, उसको कांस्टेंट रखने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। इंप्रूव करने के लिए तो और ज्यादा करनी पड़ती है, कांस्टेंट रखने के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है। एंड आई कैन वाउच फॉर इट, आई गेट थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ मैसेजेस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टॉपिक एवरी ईयर। एक इससे और एक इसके लिए मुझे हजारों मैसेजेस और लाखों मैसेजेस मैं कहूंगा हर साल आते हैं कि सर इस पॉइंट ने आप हमारी बहुत हेल्प करी और इस पॉइंट ने सर हमारी बड़ी हेल्प करी रिवीजन में। क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे आप नीचे जाएंगे, मैं आपको एश्योरेंस देता हूं इस बात की, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, आप लास्ट क्लास में जो पढ़ के आए हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं ही खुद उसे रिवाइज करा दिया करूंगा ताकि एक शॉर्ट रिवीजन हो जाए, तो आपको पता रहे कि चीजें क्या हैं और क्या नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं यार जो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन की तरह परमानेंट होती हैं, ये बतानी पड़ती हैं कुछ नए बच्चों को, ठीक है, ताकि उन्हें पता रहे कि क्या हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए, हमें कैसे पढ़ना है। आधी से ज्यादा जनता, बुरा लगेगा मेरी बात का बट मैं सच बोल रहा हूं, आधी से ज्यादा जनता आज से लेके अगले साल एग्जाम तक यही नहीं सीख पाएगी कि पढ़ना कैसे। सिलेक्शन विलेक्शन की बातें तो बहुत दूर है भाई, बस तू ये अगर सीख जाए ना कि पढ़ना कैसे है, तू 50% ऑफ द गेम इज डन। यस, यू आर अहेड ऑफ द 50 to 60% ऑफ द स्टूडेंट्स। आप इतना आगे निकल जाओगे सिर्फ ये पता चल जाए कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। और इसी के लिए फॉलो करने पड़ेंगे हमें, दैट इज रूल्स टू अटेंड द क्लास।
कहीं पर भी बैठे हो मेक श्योर करिए कि हमेशा शांत जगह हो वो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अभी अपने ड्राइंग रूम में टीवी पे क्लास लगा के बैठ रहे हैं, उधर मम्मी जो है वो किचन में छौंका लगा रही है, सब्जियां काट रही हैं, भाई बहन इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है, मम्मी पापा के बीच में कुछ अनबन हो गई है तो लड़ाइयां चल रही हैं। भाई ऐसी सिचुएशन में सिलेक्शन लेना बड़ा मुश्किल है। और ये बात अपने मम्मी पापा को भी बताइए घर पे बैठे हुए कि घर का माहौल उनको भी ठीक करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि उनके घर में अगले साल एक डॉक्टर का आगमन हो। ये उनको भी करना पड़ेगा, ठीक है। और हेडफोन तो जरूर पहनने हैं भाई, ठीक है। बिना हेडफोन के आपको चार बातें अपने मम्मी पापा भाई बहन की सबकी सुनाई दे रही होंगी, मेरी चाहे सुनाई दे ना दे। बाहर भाजी वाला आया होगा, आलू ले लो प्याज ले लो, उसकी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट होगा एज कंपेयर टू मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। इसी कारण हेडफोन पहनना चाहिए। आपका लेजर शार्प फोकस होना चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू विल बी एबल टू गेट इट इफ यू आर फुली फोकस्ड। कभी भी मूवी हॉल में मूवी देखने गए हैं और क्या कभी आपने देखी है यह बात क्या कि मूवी हॉल में मूवी देखने गए हैं और सारे गेट उन्होंने खुले रखे हो? नहीं रखे होते ना, नहीं, उन्होंने गेट बंद कर रखे होते हैं ताकि बाहर से कोई आवाज ना आए। अगर बाहर से आवाज आएगी वो ऑब्वियसली आपकी कहीं ना कहीं आपकी डिस्ट्रैक्शन आपको कॉज करेगी ही करेगी भाई, करेगी ही करेगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट एंड इक्वली इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी किसी क्लास को बीच में से ज्वाइन नहीं करना यार, ठीक है। 20 मिनट हो गए क्लास चलते हुए, टीचर पढ़ाई जा रहा है, 20 मिनट बाद आ गए, हेलो सर, सर कैसे हैं आप, सर कैसे हैं, ठीक है, बढ़िया 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 है सर, अब बताओ सर क्या पढ़ा रहे थे आप, है ना। नहीं, ऐसा नहीं करना है भैया। ऐसा करते ही ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप बीच क्लास में आए भी हैं किसी कारणवश तो शुरू में जाइए और शुरू से क्लास को शुरू करिए। और कभी भी चैप्टर के मिडल में नहीं आना। क्लास चैप्टर की 5th क्लास चल रही है, उस दिन आगे सर मेरी आज पहली क्लास है, मेरी आज पहली क्लास है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आई डोंट वांट टू नो इफ यूर इट इज योर फर्स्ट क्लास। पहली क्लास में जाइए, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे और फिर 5वीं क्लास पे आइए, आपको समझ आएगा। और आपकी बेटरमेंट के लिए बता रहा हूं, जो कैमरे के उस तरफ तो बैठा हुआ है ना भाई, ठीक है, अभी जितना रिलैक्स लग रहा है ना, ये रिलैक्सेशन ऐसी रहेगी नहीं, जितनी अभी चैट चल रही है ये रहेगी नहीं। समय बदलेगा, तेरे को सीरियस होना पड़ेगा अगर तुझे सिलेक्शन लेना है तो। और अगर सिलेक्शन लेना ही नहीं है, ठीक है, इस माया जाल में फंस गए हैं, एक ड्रॉप के बाद दूसरा, फिर दूसरे के बाद तीसरा, फिर तीसरे के बाद चौथा, भाई ये चलता रहेगा, ये इनफाइनाइट लूप है, इससे निकल जाओ। सोचो, इतनी मेहनत करो क्या कि ये पहला ड्रॉप नहीं है, दूसरा ड्रॉप नहीं है, तीसरा ड्रॉप नहीं है, चौथा ड्रॉप नहीं है, ये लास्ट ड्रॉप है। If it is your last drop, give the last drop of blood to this attempt. Do it whatever the teachers are saying. अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो अगले साल भी यही रिजल्ट आएगा। अब आपकी इच्छा है उसको फॉलो करना है या नहीं करना है, ठीक है। मेक श्योर लास्ट क्लास को आप रिवाइज करके आए, ठीक है, अगली क्लास को अटेंड करने से पहले। और होमवर्क में जो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, दैट इज मगरमच्छ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनको जरूर करके आए, ठीक है। कभी भी, आज तो YouTube पे क्लास है तो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे आए होंगे, ठीक है, बट कभी भी जब आप बैच के अंदर होंगे, कभी भी चैट में अपना समय बर्बाद मत करिए, है ना। ये हिडन कारणों में से एक है जो कोई बोलेगा नहीं, जो कोई बोलेगा नहीं कि भैया मैं तो क्लास में जाके चैट करता रहता था, मेरा इस कारण सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई नहीं बोलेगा इस बात को, ठीक है। बट ये है फैक्ट, आप जितना कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे क्लास में उतना ज़्यादा बेटर चांसेस आपके सिलेक्शन के। जितना ज़्यादा आप चैट में रहेंगे, पता चले कोई अमिता बन के आ जाए और कह दे हाय हेलो हाँ अजय कैसे हो तुम, ठीक है, बस अजय जो है उसका दिमाग जो है वो खराब होने में समय नहीं लगेगा, ठीक है। वो तो यही सोचेगा कि भैया चांस मिला है, बातें कर ली जाए, ठीक है, कहीं ये मौका हाथ से निकल ना जाए। अबे वो अमित ही है जो अमिता बन के तेरे से चैट कर रहा है, समझ इस बात को, ठीक है। हर कोई पापा की परी इतनी बेवकूफ नहीं होती कि वो चैट में आके तुझे ढूंढेगी। और अगर उसे तुझे ढूंढना ही होता तो वो ऑनलाइन क्यों ढूंढती, ऑफलाइन भी तो बहुत सारी आसपास होंगी। उन्होंने कभी भाव दिया तेरे को, नहीं दिया ना, हाँ शक्ल देख ली उन्होंने, तो ये भी जब शक्ल देख लेगी ये भी मना कर देगी। तो बेटर यही है सिलेक्शन ले ले इस साल, ठीक है, मेहनत कर ले इस साल, अगले साल जो चाहेगा वो हो जाएगा, ठीक है, पर इस साल नहीं। इस साल के लिए जरा फोकस कर भाई, फोकस, ठीक है, फोकस फोकस, डोंट लूज योर फोकस, है ना। यस, नेक्स्ट, ट्राई टू मेक मैक्सिमम नोट्स क्लास के साथ बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। मैं कोई क्वेश्चन लिख रहा हूं, मान लीजिए क्वेश्चन जो है वो 5 लाइनों का है,
ठीक है। कभी कभी कुछ बड़े क्वेश्चन भी होते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप ऐसे ही लिखिए, क्वेश्चन लिखिए और पहले 3 वर्ड लिख लीजिए, व्हाट आर द, ठीक है, जो भी उसके पहले 3 वर्ड थे वो लिख लीजिए, जगह छोड़ दीजिए और मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए सारा का सारा, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद जो बाकी क्वेश्चन बचा हुआ था वो लिख लीजिए, खत्म हो गई बात, ठीक है। कभी कभी कुछ नोट्स छूटेंगे, ये सबके साथ होता है, मेरे कहने के बावजूद भी। तुम कहोगे सर पॉज कर दो, रुक जाओ, अभी कुछ मत पढ़ाओ, ठीक है, मैं तब भी रुक जाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई विल सपोर्ट यू 100%, बट फिर भी कभी ना कभी ऐसा दिन जरूर आएगा कि कोई क्वेश्चन छूट जाएगा। तो पहले 3 वर्ड लिखो, साथ में क्वेश्चन सॉल्व करो, बाद में नोट्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं क्लास के बाद में, ठीक है। Always ask your doubts in the doubt section to get answers from the faculty. I put a lot of time when it comes to the doubt section. बहुत समय देता हूं डाउट सेक्शन को, ये मेरी बहुत अच्छी क्वालिटीज में से एक है और मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि मैं क्लास के बाद आपको बहुत टाइम देता हूं। क्लास में तो देते ही देते हैं सब टीचर्स, ठीक है, बट मैं क्लास के बाद भी आपको टाइम देता हूं। कई बार अलग सर से बात हुई है एंड ही टोल्ड मी यू आर वन ऑफ द रेयरेस्ट टीचर्स जो मतलब क्लास के बाद इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं क्लास को, ठीक है। अब वो चाहे रात के कभी कभी 2 बजे भी रिप्लाई आएगा, कभी 3 बजे भी आएगा, कभी सुबह 5 बजे भी आएगा, जब भी मेरे पास टाइम होगा, ठीक है। बट आई कैन एश्योर यू आई पुट ए लॉट ऑफ एफर्ट, और जो भी कोई लास्ट ईयर का बच्चा होगा उसे इस बात को मानेगा कि मैं बहुत एफर्ट लगाता हूं इसके ऊपर, बहुत। क्लास के बाद मैं बहुत डाउट्स लेता हूं, ठीक है। हाँ, बट कोशिश करिए, मान लीजिए आप एक पेज पे गए और इस पेज पे 10 डाउट पहले ही पूछे हुए हैं किसी ने और आपका डाउट उसी में से है, तो सेम डाउट पे क्लिक कर दीजिए। एक क्वेश्चन को 50 बार मत पूछिए, ठीक है, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है कि एक ही क्वेश्चन का 50 बार आंसर देना। आपका सिमिलर क्वेश्चन है तो उस पर सेम डाउट पे क्लिक कर दो, जब उसको आंसर दूंगा तो आपको भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इट डज नॉट मैटर वट एवर सिचुएशन यू आर इन, नेवर एवर क्रिएट ए बैकलॉग। कभी भी किसी भी हालत में हैं आप, आपकी तबीयत ठीक है नहीं है, घर पे शादी है, घर पे कुछ अनफॉर्चुनेट घटना हो गई है, कुछ भी हो गया भाई, कभी भी बैकलॉग ना क्रिएट करें, नहीं तो ये अगले साल रिजल्ट में भी बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा, फिर ड्रीम कॉलेज भी बैकलॉग ही रह जाएगा। सो ऑलवेज मेंटेन कंसिस्टेंसी, ठीक है। ऑलवेज मींस ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज मेंटेन कंसिस्टेंसी। अगर आप इनकंसिस्टेंट रहेंगे, ठीक है, आज क्लास शुरू करते हैं और आप में मादा ही नहीं है, ठीक है, कि आप उस क्लास को खत्म कर पाए, ठीक है, मैं एश्योरेंस दे रहा हूं अगले साल रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा भाई। 2.25 घंटे की या 2 घंटे की जब 3 क्लास होंगी तो बैठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा भाई, मन के ना चाहते हुए भी बैठना पड़ेगा। और अगर तुम उनमें से हो कि शुरू के 15 मिनट बाद ही आपको लगने लगे अरे नहीं यार अब तो बहुत हो गया यार, चल थोड़ी देर यार यूट्यूब शॉर्ट्स ही देख लेते हैं या इंस्टाग्राम रील्स ही देख लेते हैं, आप ऑलरेडी एक बहुत गलत पाथ में हैं, ऑलरेडी एक बहुत गलत पाथ में, ठीक है। आइए, लास्ट ईयर के नोट्स क्या यूज कर सकते हैं, आज ही पता चल जाएगा आपको कि यूज कर सकते हैं कि नहीं। बहुत सारी चीजें ऐड होंगी तो उनमें भी ऐड करना ही पड़ेगा आपको। एंड यस, ये मेरा फेवरेट मैं कहूंगा कि इमेज है किसी भी टीवी सीरीज की। टीवी सीरीज का नाम है गेम ऑफ थ्रोन्स, ठीक है, वही जो बैकलॉग है उसी के ऊपर है। यहां पर टीचर और स्टूडेंट की एक बड़ी शानदार कहानी है। ये आर्या स्टार्क इनका नाम है, मोहतरमा का। जब ये तलवारबाजी सीखना शुरू करती हैं अपने टीचर से तो उस समय बहुत चंचल होती हैं, ठीक है, बहुत हजारों गलतियां करती हैं, ठीक है, बट टीचर धीरे धीरे जैसे 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 बताता चलता है, ठीक है, ये उसको फॉलो करती रहती हैं। तो गेम ऑफ थ्रोन्स के शुरू में जो एक नन्ना सा आपको कैरेक्टर लगता है, मासूम सा कैरेक्टर लगता है, बहुत वल्नरेबल लगता है, ऐसा लगता है किसी के हाथ आ जाएंगी तो कोई इसकी जान ले लेगा। इट टर्न्स आउट टू बी, जब ये सीजन एंड होता है, मतलब कि ये सीरीज एंड होती है, तब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट लीथल कैरेक्टर बन चुकी होती है बाय जस्ट लिसनिंग टू हिज टीचर। इसके टीचर की एक फेवरेट लाइन होती है, वो कहता है कि देयर इज ओनली वन गॉड एंड दैट गॉड्स नेम इज डेथ। और जब डेथ आ जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज, तो वो बोलता है, बोलना है नॉट टुडे। यही बात आपको बैकलॉग के लिए भी एप्लीकेबल करनी है। देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा नहीं होगा पता नहीं, पर जो आज की क्लास है एक ही बार बैठेंगे,
ठीक है, पूरी क्लास लेके उठेंगे और आज बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, फॉर श्योर नहीं होगा। यस, नॉट टुडे, नॉट टुडे, नॉट टुडे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बोला कि नॉट टुडे के ऊपर भी भाई बहुत मैसेजेस आते हैं मेरे को कि सर ये नॉट टुडे के कारण ना कभी तबीयत खराब होती है तो मन करता है रहने देते हैं आज क्लास, फिर याद आता है नहीं यार आज नहीं, आज तो क्लास लेनी लेनी है। जब घर पे कोई फंक्शन होता है तो सोचते हैं यार शाम को जाना है यार फंक्शन में, सुबह क्लास लेके ही जाएंगे, या सुबह फंक्शन है तो यार रात को चाहे लेट उठें, ठीक है, लेट घर पे पहुंचे, ठीक है, बट क्लास जरूर लेनी है। आई मीन दिस इज अमेजिंग यार, दिस इज मतलब कि जो टीचर जो कैमरे के इस तरफ बैठा हुआ है उसके लिए कितनी बड़ी बात है। मुझे याद आ रही है यकीन 2.0 की ही बात। मैं एक बच्चे ने ना रात को 2-2:30 बजे, मैंने बोला डाउट वगैरह मैं देखता रहता हूं, तो उसने कमेंट किया हुआ था रात को, सर श्रीनगर का था वो बच्चा, सर श्रीनगर में ना आज कर्फ्यू लगा हुआ है। एंड मैं श्रीनगर से एग्जैक्ट उसके वर्ड्स बता रहा हूं आपको, रात के 3 बजे की बात है ये, जब उसका कमेंट आया था कि मैं श्रीनगर से 75 किलोमीटर दूर आया हुआ हूँ, उसने जगह का नाम भी लिखा हुआ था, शायद पटनी टॉप था, और मैं यहाँ पर आके, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट है नहीं, यहाँ पे आया हूँ क्लास लेने के लिए। अब मेरी क्लास रात को 3 बजे ख़त्म हुई है, अब मैं अपने जो भी पेरेंट्स या गार्जियंस जो भी साथ आए हैं उनके साथ वापस जा रहा हूँ सर, है ना, श्रीनगर, क्योंकि अब इंटरनेट जो है वो रीस्टोर हो गया है, ठीक है, कल था नहीं इंटरनेट, ठीक है। जस्ट इमेजिन, मैं जब श्रीनगर गया बच्चों से मिला तो मैंने ये सारी बातें वेरीफाई करी, क्या वाकई श्रीनगर में उस दिन इंटरनेट कट ऑफ था, उन्होंने बोला हाँ सर कट ऑफ था, ठीक है। तो वो बच्चा देखो इतनी, मैं मिला भी नहीं उस बच्चे से, मैं ऐसे झूठ बोल दूंगी मैं उस बच्चे से मिला हूँ, कुछ नहीं पता भैया कौन था वो बच्चा कौन नहीं था, ठीक है। बट इतनी शिद्दत से जो नॉट टुडे फॉलो करते हैं ना, मैं गारंटी देता हूँ कि वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो पहुंच ही जाते हैं, ठीक है। तो क्या आप में भी वो शिद्दत है? क्या आप में भी वो मैदा है कि आप बैठ सकते हैं 2-2 घंटे के लिए, ठीक है। तो अगर आप में है तो आपका स्वागत है भाई इस क्लास में, ठीक है। अब मैं एक और बात जिसमें आपका पार्टिसिपेशन चाहता हूं और फिर मैं पढ़ाना चाहता हूं। देखिए अब की बार हुआ क्या, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बायो एंड केमिस्ट्री, ठीक है, ऐसी ऐसी छोटी छोटी लाइन से एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना रखे हैं जो कि रेलेवेंट नहीं है। फैक्ट है ये, मैंने क्या बोला, रेलेवेंट नहीं है, कोई थ्योरी की बात है, कोई बहुत बोरिंग सी बात है, बट उसमें से क्वेश्चन बना रखे, ठीक है। और ये जो टॉपिक्स होते हैं ऐसे जो बहुत थ्योट्रिकल होते हैं, बहुत बोरिंग होते हैं, ठीक है, टीचर्स जनरली, ठीक है, इनको निगलेक्ट करते हैं कि यार छोड़ ही दिया जाए तो अच्छा है, ठीक है। बट मुझे लगता है नीट 2026 का, अभी मैंने बोला इजी आए, मॉडरेट आए, टफ आए, बोरिंग पेपर आए, इंटरेस्टिंग पेपर आए, डज नॉट मैटर टू मी, मुझे तो सारी पेरिफेरी जो है वो चेक करनी है। मैं चाहता हूं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक भी सिर्फ वो ना कराया जाए जिससे क्वेश्चन आता है, वो कराया जाए जिससे क्वेश्चन आ भी सकता है। आता है वो तो कराते ही कराते हैं, बट आ भी सकता में तो बहुत कुछ आ गया कि नहीं आ गया, है ना। मैं चाहता हूं मैं वो टॉपिक्स कराऊं आपको, बोरिंग होंगे, इंटरेस्टिंग होंगे, फलान होंगे, ढिमकान होंगे, वो सारी अलग बातें हैं, दैट इज ए डिफरेंट इश्यू ऑल टुगेदर, बट आई रियली वॉन्ट टू टीच। बट क्या जो सामने उस कैमरे के उस तरफ बैठा हुआ भाई तू है भाई, क्या तू वो सीखना चाहता है कि नहीं सीखना चाहता? तू उनमें से तो नहीं है जिनको 3 मिनट में ही क्लास में होते होने लगता है अरे यार पढ़ा क्यों नहीं रहे यार, पूरा साल पढ़ाना ही है भाई, हमने पूरा साल पढ़ाना ही है हमने, ठीक है। ये तो पहले दिन की बातें हैं, उसके बाद ये बातें नहीं होंगी, उसके बाद रोज आएंगे, हाय हेलो होगा और दूसरे मिनट पढ़ाना शुरू कर देंगे। मैं चाहता हूं उनको पढ़ाया जाए, क्या आप वो पढ़ना चाहते हैं? एक बार एक पोल लेके देख लेते हैं, आई थिंक दैट विल बी, एक मिनट रुक जाओ जरा, कोई बात नहीं, थोड़ा इशू होगा इसमें, वो शायद कल तक रिजॉल्व हो जाएगा। अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो सारे जाने चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, नहीं पढ़ना चाहते हैं तो नो लिख दीजिए, ठीक है। मेरे कहने से पहले ही बहुत सारे बच्चे जो है वो यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर लिख चुके हैं। हाँ पोल आएगा नहीं, पोल में थोड़ा इशू है बट कल तक ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
यस सर, तो आंसर मिल ही गया है मेरे को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट भी वहीं से करते हैं जो बहुतों के द्वारा निगलेक्ट कर दिया जाता है, इस कारण कि उसमें से क्वेश्चन आया नहीं है। जिस साल आ जाएगा उससे अगले साल सारे बनाना शुरू कर देंगे, बट हमें तो यही है ना कि यार वो किसी भी साल आ सकता है। तो आइए बात करना शुरू करते हैं सबसे पहला टॉपिक, दैट इज हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। सबसे पहला टॉपिक अगर आप एनसीईआरटी से उठाएंगे तो यही है, और मैंने बोला था आपकी बार आपको पीपीटीज में बहुत तगड़ा चेंज जो है वो देखने को मिलेगा, और उसका पहला प्रमाण पत्र आपको पहली ही स्लाइड पर नजर आ गया है ना। लिखी तो बहुत सारी स्टोरी हुई है, हमने एज इट इज एनसीईआरटी की लाइनें उठा के ही इस स्टोरी को बनाया है, बट फिर भी नोट्स में क्या लिखना है, ठीक है, वो मैं डेफिनेटली आपको बता देता हूं। ठीक है, पुराने जमाने में केमिस्ट्री के बारे में जागरूकता कैसे उजागर हुई कि पुराने जमाने में लोग देखते थे कि यार ये लोहा है, इसको बड़े बड़े रस्टिंग कैसे हो गए, जंग कैसे लग गया, दूध जो है वो मिल्क में कैसे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और भी कई तरह की केमिकल प्रोसेसेस देखते थे, तो वहां से एक क्यूरियोसिटी डेवलप हुई कि यार ये होता कैसे है। ठीक है, उसी के बारे में, इसी क्यूरियोसिटी से एक स्पेशल ब्रांच साइंस की डेवलप हुई। ठीक है, उसका नाम था केमिस्ट्री। तो क्यूरियोसिटी से ही वर्ड आया है, दैट इज केमिस्ट्री। ठीक है, कि कैसे ये जो चीजें हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये आपस में जब कंबाइन करते हैं तो रिएक्ट कैसे करते हैं, अलग अलग चीजों के बारे में बात हो रही है कि दूध से अगर कर्ड बन रहा है तो वो कैसे बन रहा है, आयरन की अगर रस्टिंग हो रही है तो वो किसके साथ रिएक्ट करके रस्टिंग हो रही है। तो वहां से केमिस्ट्री जो है वो क्या हुई, डेवलप हुई। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया बहुत सारी चीजें हुई, जैसे सबसे पहले लोग मानते थे कि एक मैजिकल थिंग होती है, ठीक है, जिसका नाम था फिलोसोफर्स स्टोन, पारस। ठीक है, सबसे पहले तो यह बिलीव किया गया कि एक स्टोन होता है जिसका नाम है फिलोसोफर्स स्टोन, जिसको पारस भी कहा गया है। ठीक है, और यह माना जाता था कि किसी भी चीज को उसके साथ रब करने पे, रिएक्ट कराने पे वो चीजों को गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है। हालांकि ये बात सच नहीं है, बट पुराने टाइम में यही माना जाता था। ठीक है, पारस विच विल टर्न मेटल्स इनटू गोल्ड, कि किसी भी चीज को आप पारस के साथ रब करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक जना कह रहा है सर ये तो नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बेटा देखो, जिनके 5 ड्रॉप हो चुके हैं उनको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका होता है, तो मेरे को लग रहा है उनको 6ठा ड्रॉप वैसे भी लेना नहीं चाहिए, है ना। तो आप अपनी नॉलेज अपने पास रखें, है ना, हमारा भी कुछ एनालिसिस होगा। मैंने नहीं पढ़ाया पिछले साल ये टॉपिक, बट मुझे पता है नीट 2026 में क्या हो सकता है। तो मेरा एक्सपीरियंस आपसे, पहले 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर आता है 20 और उससे ज़्यादा है ना। तो मुझे पता तो होगा बेटा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जिस साल आ जाएगा ना उस साल सारे टीचर पढ़ाएंगे, फिर तुझे भी लगेगा 7वें वाले ड्रॉप में नहीं सर कह रहे थे, सही कह रहे थे यार, पढ़ लेना चाहिए था यार। ठीक है ना, पढ़ लेना चाहिए था। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ठीक है, एक और उन्होंने एक ऐसा लिक्विड था जिसके बारे में बोला गया, एलिक्सर ऑफ लाइफ, जो इमोर्टल बना देता था। इमोर्टल समझ गए, अमर कर देता था। ऐसा माना गया था कि ऐसा एक लिक्विड होता है जिसको एलिक्सर ऑफ लाइफ बोला जाता है, और वो दूसरी जो चीजों को, लोगों को क्या बना देता है, अमर कर देता है, अमर कर देता है। ठीक है, और धीरे धीरे जो केमिस्ट्री आगे बढ़ती रही, ठीक है, पुराने शास्त्रों में इसको लिखा गया है रसायन शास्त्र, है ना। आज भी केमिस्ट्री को अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो रसायन विज्ञान ही कहलाता है, बट पुराने टाइम में इसको क्या बोलते थे हम, रसायन शास्त्र। जैसे जैसे केमिस्ट्री डेवलप होती गई उसके कई सारे रिमेन्स जैसे मोहनजोदड़ो के पाए गए, तो उनमें कई
ऐसी पॉटरी पाई गई है ना, पॉटरी जो समझते होंगे आप, ठीक है, जो कि ग्लेज्ड थी, ठीक है, जिसके ऊपर पेंटिंग वगैरह कर रखी थी। तो साफ पता चल रहा है कि उस समय भी केमिकल प्रोसेसेस की हेल्प से रंग वगैरह बनाए जाते थे, ठीक है, इतनी नॉलेज उन्हें थी आज से हजारों साल पहले, हजारों साल पहले, ठीक है। और बात करते हैं बेटा, जो जो पॉइंट्स दे रखे हैं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी में, बस मैंने वही लिखे हैं, मैंने एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट नहीं लिखा है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ध्यान जरूर देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले नागार्जुना के बारे में लिखा हुआ है। ये पहले पर्सन थे जिन्होंने बात करी थी किसके बारे में, एक्सट्रैक्ट करने को, गोल्ड सिल्वर को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लाइक अगर गोल्ड आपको किसी खदान में मिल जाता है तो आप उससे कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, नागार्जुन ने उसके बारे में बात करी थी। सिल्वर कैसे उसमें से निकाल सकते हैं, सिल्वर की किसी खदान में सिल्वर की कोई ओर मिल गई तो वहां से सिल्वर कैसे निकाला जा सकता है, और कई केमिकल मेडिसिन के बारे में भी उन्होंने बात करी थी। तो नागार्जुना was the first one talked about extraction of gold, silver and chemical medicine। फिर एक और थे चक्रपाणी, यहां पर स्पेलिंग थोड़े उनके गलत लिखे हुए। ही वॉज द वन जिन्होंने डिस्कवरी करी थी किसकी, मर्करी सल्फाइड की, ठीक है। हाँ नोट्स वही है भाई, नोट्स वही है, जो मैं लिख रहा हूं वही नोट्स है, आप ये थोड़ा बनाने जाओगे, ठीक है, बट हाँ इससे एक विजुअल ऑब्वियसली अपील जरूर आपके लिए क्रिएट होती है, ठीक है। चक्रपाणी था जिन्होंने डिस्कवर किया था किसके बारे में, इनके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी कराऊंगा, आज ही कराऊंगा, ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड को, ठीक है, और सोप भी बनाया था यूजिंग मस्टर्ड ऑयल प्लस एल्कलीस। सर एल्कली क्या होते हैं, एक प्रकार के बेस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। एल्कली क्या होते हैं, बेस होते हैं जो वाटर के अंदर क्या होते हैं, दैट इज सॉल्युबल होते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया ऑब्वियसली केमिस्ट्री और रिफाइन होती गई। फिर एक ऐसा समय आया जब एशियंट इंडिया में सोप बनाने के लिए 18th सेंचुरी में यूज किया जाने लगा क्या, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में महुआ सीड्स, और साथ में एरंडा ऑयल। अरंडी का तेल होता है ये, महुआ सीड्स हैं और कैल्शियम कार्बोनेट। ये यूज हुआ 18th सेंचुरी में, ठीक है। छोटी छोटी बातें मैं जानता हूं, जिस दिन पेपर में आ जाएगा सब पढ़ाएंगे, मैं उससे पहले पढ़ाना चाहता हूं भाई, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट और बात हुई है कि क्या कि पुरानी जो गुफाएं आज की टाइम हमें मिलती हैं, जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं, वहां पर भी ऐसी शानदार पेंटिंग्स बनाई गई हैं, ग्लोइंग पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जिससे पता चलता है कि वो जो उस समय की केमिस्ट्री थी बहुत ज्यादा रिफाइंड थी, ठीक है। और बृहत संहिता में लिखा गया है, ठीक है, क्या कि कैसे वॉल के ऊपर ग्लू बनाई जा सकती है ना, वॉल के ऊपर चिपकाने के लिए जैसे प्लास्टर होता है आज की डेट में, वैसा ही कुछ सिमिलर वॉल ग्लू बनाई जा सकती है। किससे, बॉइल्ड फ्रूट से, सीड से और बाग से, ठीक है। वॉल ग्लू ब्रह्म संहिता में लिखा गया, मेड फ्रॉम बॉइल्ड फ्रूट्स, तीन चीजें हैं, फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं और बाग्स हैं, सीड्स एंड बाग्स। पॉइंट का नंबर अपने आप लिखते रहिएगा, वो जो भी है व्हाट्सएवर दैट इज, ठीक है। हाँ पीओपी जैसा। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज, फिर इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। जैसे जैसे समय बीतता गया, बहुत ही सेंचुरीज पहले, डाल्टन से भी बहुत पहले, आचार्य कन्नड़ ने बता दिया था कि कोई भी मैटर जो होता है
कोई भी मैटर, जिस भी मैटर को आप देख रहे हैं वो बना होगा छोटे छोटे कणुओं से, जिसका नाम क्या है, दैट इज परमाणु। ठीक है, बाद में उसी परमाणु को एटम बोला गया, किसके द्वारा, डाल्टन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, पॉइंट नंबर अपने आप देख लीजिएगा। ठीक है, आचार्य कन्नड़ ने लिखा था कि मैटर किससे बना होगा, स्मॉल पार्टिकल से, जिसको परमाणु बोला गया। क्या बोला गया, परमाणु बोला गया। समय बीतता गया, पहले एल्केमी थी, एल्केमी, ये एल्केमी है ना, कि जिसका कोई खास ज्यादा बेस नहीं था, है ना, कि पारस के साथ किसी भी चीज को रगड़ दो तो वो गोल्ड बन जाएगा, एक ऐसा लिक्विड होता है जिसको पी लो तो अमर हो जाएगा। ये एल्केमी थी, मतलब कि कोई इन बातों का कोई बहुत ज्यादा सबूत नहीं था। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, बहुत सारी ऐसी चीजें आई जिनका प्रूफ था, सोप बनाया गया, उसका यूज किया गया, पेंटिंग्स बनाई गई, उसका यूज किया गया, पॉटरी बनाई गई केमिकल से, उनका यूज, बल्कि इन सब चीजों के विजिबल प्रूफ्स हैं शास्त्रों में। ठीक है, उसको बोलते हैं हम, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, बट जैसे जैसे समय बीतता गया, खासकर 19वीं सेंचुरी में, 20वीं सेंचुरी में मॉडर्न केमिस्ट्री आई, जो कि यूरोप के द्वारा मेनली डोमिनेटेड थी। ठीक है, एंड अरब्स के द्वारा डोमिनेटेड थी, और धीरे धीरे जो है हम अपने शास्त्रों की बातों को भूलते गए। आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो दैट इज, बात करते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। एक और बात मेरे को यहां पे बतानी थी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो यहां पे लिखा भी हुआ है कि यहां पर बात हुई है नैनो पार्टिकल्स के बारे में भी। क्या आपने कभी भस्म के बारे में सुना, हैव यू एवर हर्ड ऑफ गोल्ड भस्म, ये भस्म, वो भस्म, ये बनी होती है बहुत ही छोटे छोटे महीन पार्टिकल्स, जिनका साइज नैनोमीटर या उससे भी छोटा होता है, नैनोमीटर या उससे भी छोटा होता है। ठीक है, नैनोमीटर या उससे भी छोटा होता है। ठीक है, तो बड़ी और बात नहीं है, प्रूफ भी हुई। ठीक है, आज की आपने शायद कभी आयुर्वेदा में सुना हो, गोल्ड भस्म वगैरह कभी ना कभी सुना जरूर होगा आपने। ठीक है, तो वो उसी से बनी होती है और बाद में प्रूफ भी हुआ। ठीक है, मैं चाहता हूं आप क्वेश्चंस के बारे में बात करना शुरू करें। आइए, क्या लिखा हुआ है, चरक संहिता में जब एक्सट्रीम रिडक्शन कर दिया जाता है मेटल का पार्टिकल लिया, उसके पार्टिकल साइज को बहुत रिड्यूस कर दिया जाता है, बहुत छोटा कर दिया जाता है, तो वो किसके कारण था, एटॉमिक फ्यूजन के कारण, आयुर्वेदिक कूलिंग के कारण, नैनो टेक्नोलॉजी के कारण, या अल्कालाइन टेस्टिंग के कारण? जल्दी से बताइए। आंसर दीजिए, चैट बॉक्स में जो आंसर देंगे वही आपका आंसर, फाइनल आंसर होगा। 99% से ज्यादा बच्चों का भी आंसर सही है, दैट इज ड्यू टू नैनो टेक्नोलॉजी, है ना। चरक संहिता में इसके बारे में बताया भी गया है। और बात करते हैं बेटा, कौन सी एशियंट सिविलाइजेशन में, ठीक है, हमें उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है जो हमारी ऑब्वियसली एनसीईआरटी में दे रखा है, हमें हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। ठीक है, हमें जितनी हिस्ट्री केमिस्ट्री की दे रखी है बस उतनी पढ़नी है। कौन सी एशियंट सिविलाइजेशन में एसोसिएटेड था जिसमें केमिकल प्रोसेस जैसे बेकिंग ब्रिक्स या पॉटरी वगैरह करी जाती थी, दैट इज इजिप्शियन, रोमन, हड़प्पन या चाइनीज। ठीक है, हमें आंसर उसी के अकॉर्डिंग देना है जो हमारी एनसीईआरटी की केमिस्ट्री में दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल सही है यार, ये आंसर भी सही है, वेल डन वेल डन। द आंसर इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, द नेक्स्ट इज, जब सोप का प्रिपरेशन किया जाता था 18th सेंचुरी में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर गलत भी दे सकते हैं। जब सोप का प्रिपरेशन 18th सेंचुरी में किया जाता है, ठीक है, तो बताइए क्या यूज होता था, सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट,
एशन एसिड, ऑयल एरंडा का और सीड्स ऑफ महुआ, या लेमन एंड सोडा। ठीक है, आंसर इसका गलत भी हो सकता है बहुत सारे बच्चों का। सो मेक श्योर करिएगा कि आप सोच समझ के आंसर दें इसका। आंसर है इसका एरंडा का ऑयल, महुआ के सीड्स और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि इसमें लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट ओनली, ओनली ओनली, है ना, है ना, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर ये होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, है ना। है तो तीन चीजें इसमें, एरंडा का ऑयल, महुआ सीड्स एज वेल एज दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहां पर वर्ड ओनली नहीं लिखा हुआ है, इसी कारण ये करेक्ट है ना। यस यस यस, मैंने बोला था इसका आंसर कुछ बच्चे गलत दे सकते हैं। ठीक है, अब बेटा बात करेंगे हम एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। वही जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है, केमिस्ट्री बहुत जगह पे यूज करी जाती है। ठीक है, आज आप जिंदा भी हैं तो आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, आप उसी के कारण जिंदा हैं। कुछ फिजिकल प्रोसेसेस भी हो रही हैं बॉडी के अंदर, कुछ केमिकल प्रोसेसेस भी हो रही हैं, उसी के कारण आप जिंदा हैं। तो केमिस्ट्री का यूज तो आपके जब से आपका बर्थ होता है उससे पहले तक, है ना, जब आप कंसीव होते हैं और जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक है। बट फिर भी हमें वो एप्लीकेशंस देखनी है केमिस्ट्री की जो हमारे काम की है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज फर्टिलाइजर्स के बारे में। आपको पता ही है फर्टिलाइजर्स कहां पर यूज होते हैं, प्लांट की ग्रोथ के लिए भी यूज होते हैं, एज वेल एज अगर उन्हें कोई छोटी मोटी बीमारी ना डेवलप हो जाए उसके लिए भी यूज होते हैं। हालांकि उसके लिए इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स भी हैं, बट मेनली प्लांट की ग्रोथ के लिए इनको ज्यादा यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर्स के अंदर तीन बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि यूज होते हैं। वो कौन कौन से तीन एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं? ठीक है, बहुत बार आपने सुना होगा, सारे बायो के स्टूडेंट्स हैं, दैट इज NPK। ठीक है, N फॉर नाइट्रोजन है, P फॉर फॉस्फोरस है, और कहीं K फॉर कैल्शियम तो नहीं है, नहीं, ये पोटेशियम है ना। तो ये तीन एलिमेंट्स होते हैं मैक्सिमम फर्टिलाइजर्स में। N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस और K फॉर दैट इज पोटेशियम का सिंबल है ये, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स हैं फर्टिलाइजर्स के। सबसे पहला, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है फर्टिलाइजर का वो कौन सा है? दैट इज यूरिया। फॉर्मूला NH2CONH2। नेक्स्ट इज अमोनियम सल्फेट। ये फॉर्मूला कैसे बनाए जाते हैं ये भी आपको पता चल जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला है NH4 का होल ट्वाइस SO4, सोडियम नाइट्रेट। मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको इनके फॉर्मूला पता होंगे, बट हमें तो जीरो से शुरू कर रहा है ना, इस कारण इनके फॉर्मूला मैं साथ साथ लिख भी रहा हूं आपको। ठीक है, और भी कई प्रकार के हो सकते हैं, लाइक सोडियम सल्फेट भी उनमें से एक है, पोटेशियम सल्फेट भी है। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? दैट इज प्लांट की ग्रोथ में काम आते हैं। दूसरी बात जो है, मैंने बताया कि वो बने किससे होते हैं, मेनली तीन एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, और उनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं वो भी आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट, और कहां कहां पर यूज होता है, दैट इज सेकेंड पॉइंट हमारा लिखा हुआ है, दैट इज सैनिटाइजर। ये ना होता तो शायद आप और हम भी ना होते। वैसे तो सैनिटाइजर शायद वो पहला केमिकल है जो किसी भी बच्चे की बॉडी के साथ कांटेक्ट में आता है, किसी भी बच्चे की बॉडी के साथ कांटेक्ट में आता है आफ्टर गिविंग द बर्थ।
यस, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ इंजेक्शन लगते हैं ना। यस, इंजेक्शन लगाने से पहले एक कॉटन के ऊपर एक केमिकल होता है ना जिससे बॉडी को रब किया जाता है। यस, वो सैनिटाइजर ही होता है। सैनिटाइजर का जो मेन कंटेंट होता है वो होता है आइसोप्रोपेनॉल, या जिसे प्रोपेन टू ऑल भी बोलते हैं, और वाटर भी। बट जब कोविड 19 क्राइसिस आया था, आइसोप्रोपेनॉल की इतनी कमी हो गई थी, ठीक है तो एंटीसेप्टिक ही, बट फिर यूज करना कर दिया, शुरू कर दिया था, इथेनॉल यूज करना शुरू कर दिया था उसकी जगह पे, ताकि कमी थी। काम आइसोप्रोपेनॉल का भी वही है, हालांकि थोड़ा बेटर है एज कंपेयर टू दैट इज इथेनॉल, ठीक है, बट ये भी यूज करना शुरू कर दिया था। सैनिटाइजर क्या काम करता है? सैनिटाइज करता है, वो आपको बातें पता है, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। थर्ड, मेडिसिन में यूज होता है केमिकल्स। सबसे पहला एग्जांपल है सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। ये यूज होते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। टैक्सोल का तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानना भी नहीं है, बट सिस्प्लेटिन का ये होता है PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2 इस फॉर्म में। अगर आपका दिमाग चलता हो, है ना, अगर आप केमिस्ट्री को ऐसे नहीं देखते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री अलग होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग होती है, ठीक है, तब आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि एक तो ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ यूज होते हैं। ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज होते हैं। और अगर हमारे सर ने बता दिया है सिस्प्लेटिन का फॉर्मूला, तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आ सकता है? हालांकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चला जाएगा, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चला जाएगा, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। इसे बोलते हैं केमिस्ट्री पढ़ना और उसको फील करना। कुछ नहीं ऐसा होता कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएगा तो तब पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता भैया। आपको पता होना चाहिए कि किस चीज को कहां पे जाके लिंक किया जा सकता है, ठीक है। एंड वन ऑफ द नेक्स्ट मेडिसिन इज AZT, दैट इज एजिडोथाइमिडीन। ये यूज होती है ट्रीटमेंट ऑफ एड्स में। एड्स की फुल फॉर्म भी आपको पता होगी, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बायो वाले बच्चे हैं वो आपको पता ही होगी, ठीक है। थोड़ा फास्ट पढ़ाओ, बहुत फास्ट पढ़ाएंगे बेटा। अगर आप इसी वीडियो को 2x पे देखेंगे, जब रिकॉर्डेड में आ जाएगी ऐप में, तो आपको बहुत फास्ट लगेगा, है ना। हमारा कमिटमेंट है 0 से शुरू करना, तो 0 से ही शुरू किया जाएगा, ठीक है। एजिडोथाइमिडीन दैट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, ठीक है। एक और है भाई, फोर्थ, CFC। ये फुल फॉर्म है इनकी क्लोरोकार्बन्स। सर ये क्या है? ये पहले यूज किए जाते थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, ठीक है, एसीज वगैरह में, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में, बेसिकली रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में, एसी में भी होता था, ठीक है, डिपेंड करता है वो कौन सा है कौन सा नहीं। एंड ये क्या करते थे, जब ये गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज होती थी, ये एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते थे स्ट्रेटोस्फेयर में, वहां पे ओजोन होल क्रिएट कर देते थे, ओजोन की लेयर को हार्म कर देते थे। और अब हमने क्या किया है, इनको रिप्लेस कर दिया है। इनकी जगह अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो केमिकल यूज होते हैं वो एनवायरनमेंट के लिए काफी सेफ है, ठीक है। सो CFC विच यूज्ड इन, कहां पे? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यूज टू डिप्लेट, क्या करते थे, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देते थे। नाउ दे हैव बीन रिप्लेस्ड,
रिप्लेस्ड बाय, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, ऑल ओवर द वर्ल्ड रिप्लेस्ड बाय सेफर ऑल्टरनेटिव। आज की डेट में अगर आप फ्रिज या एसी वगैरह लेने जाएं तो वहां पर एक सिंबल सा बना होता है, उस पर लिखा होता है नो CFC, यानी कि जो भी आप रेफ्रिजरेटर या एसी वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो जो है उनसे जो केमिकल्स निकलेंगे वो ओजोन लेयर को हार्म नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं टॉपिक चाहे छोटे छोटे ही हैं, निगलेक्टेड टॉपिक्स हैं, बट मैं क्वेश्चन तो देखो सब पे ही कराऊंगा, और मैंने प्रॉमिस किया था कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, दैट इज असर्शन एंड रीजन का, बताइए इसका आंसर। बताइए जी, असर्शन है केमिस्ट्री ने कंट्रीब्यूट किया है सिग्निफिकेंटली टू कैंसर थेरेपी। क्या केमिस्ट्री की हेल्प से कैंसर थेरेपी के लिए क्या कुछ कंट्रीब्यूशन हुआ है? यस हुआ है, अभी हमने 2 पेज पहले पढ़ा। क्या सिस्प्लेटिनोटैक्सोल यूज की जाती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? हाँ सर, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब बताइए क्या ये रीजन इस असर्शन को एक्सप्लेन करता है या नहीं करता है? क्या कैंसर थेरेपी में जो कंट्रीब्यूशन है क्या वो इन्हीं 2 केमिकल्स के कारण है? द आंसर इज यस। तो इसका मतलब रीजन करेक्ट भी है और वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्या कैंसर थेरेपी में कंट्रीब्यूशन इन्हीं केमिकल्स के कारण है? बिल्कुल इन्हीं केमिकल्स के कारण है, ठीक है एनसीईआरटी की छोटी छोटी लाइन, इनमें से क्वेश्चन बनाने में हमारी भी बहुत मेहनत लगी है भाई, बहुत मेहनत लगी है ये सब काम करने में, ठीक है, बट हाँ करना पड़ेगा अगर कमिट किया है कि नीट 2026 का पेपर जैसा मर्जी आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, और जानबूझ के मैंने इसके ऑप्शन नहीं दिए हैं। आप बताइए ए के साथ क्या मैच करेगा, 1 2 3 4, बी के साथ क्या मैच करेगा, सी के साथ क्या मैच करेगा, 3 के और 4, डी के साथ क्या मैच करेगा। मैंने जानबूझ के एक ऑप्शन का आंसर मैंने पढ़ाया ही नहीं है, जानबूझ के नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैं चाहता हूं आप अपने दिमाग का यूज करें। यूज योर ब्रेन टू गिव द आंसर। सबसे पहले बताइए ए के साथ क्या मैच करेगा कॉलम बी में? सिस्प्लेटिन कहां यूज होता है? क्या एड्स थेरेपी में? नहीं। क्या कैंसर थेरेपी में? यस, तो यानी कि 2 आएगा। फिर बी, बी क्या है? एजिडोथाइमडीन, ये कहां पर यूज होता है? क्या ये एड्स में यूज होता है? यस, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1। फिर बात करेंगे सी, सेफर ऑल्टरनेटिव टू CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की रिप्लेस करके हमने सेफर ऑल्टरनेटिव क्यों यूज किए हैं? क्या वो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है? सर वो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, ओजोन लेयर में होल होने से बचाता है, ठीक है। एंड ये रहा 4th, फिर वो अपने आप पता चल जाएगा कि दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ऐसे पॉलीमर्स बनाए गए हैं, ठीक है, जो कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं तो उनको हम कहां पे यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी कर रहे हैं, मैच द कॉलम भी कर रहे हैं, जो टॉपिक्स निग्लेक्टेड होते हैं जनरली टीचर्स के द्वारा वो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर भी दीजिए जल्दी से जल्दी। कौन एक केमिकल फर्टिलाइजर है? ठीक है, जल्दी से बताइए कौन एक केमिकल फर्टिलाइजर है? क्या यूरिया है, सोडियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, कि ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ दीज है? यूरिया आंसर यस है, दैट इज NH2CONH2। फिर कौन सा है? सोडियम नाइट्रेट NaNO3, वो भी आंसर है। अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, वो भी आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये जो है
तीनों के तीनों जो हैं वो फर्टिलाइजर की तरह काम कर सकते हैं। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। वेल डन, वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मैटर, नेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैटर होता क्या है पहले उसके बारे में बात करेंगे, फिर मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मेरा एक ओल्डर वर्जन आज से 20 साल बाद वाला आप बता भी रहा है आपको कॉमिक स्टाइल में कि मैटर होता क्या है। क्या क्या लिखा हुआ है? एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज जिसका मास होता है, मास इज द मैटर ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, वो जगह घेरता है, जगह, उसको बोलते हैं मैटर। कुछ एग्जाम्पल भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? बुक, उसका अपना मास होता है, एज वेल एज वो जगह तो घेरता ही घेरता है। पेन, इसका मास भी है और ये जगह भी, इसने कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी हुई है। ठीक है, चेयर हो गया, ये सारे के सारे क्या है? मैटर है। ठीक है, तो मैं अगले पेज पे कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, मुझे बताइएगा कि कौन कौन मैटर है और कौन कौन नहीं है। अगर है तो चैट बॉक्स में वाई लिखिएगा, नहीं है तो एन लिखिएगा, ये आपका मौका है। ठीक है, तो बताइए जी, क्या दिल मैटर है? दिमाग मैटर है? सोच, थिंकिंग, ठीक है, क्या ये मैटर है? मन मैटर है? हड्डी, है ना, बोन्स, ठीक है, क्या ये मैटर है? मुझे उसकी याद आ रही है, क्या याद मैटर है? ठीक है, पैसा, वो बोलती तो है मनी डज नॉट मैटर, बट रियलिटी में बताइए क्या मनी मैटर है? ठीक है, बताइए जी, और बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, क्या दिल मैटर है? सबसे पहला है ना दिल, है ना, जो तुम्हारा दुखता ही रहता है, कोई ना कोई तुम्हारे दिल की दुखती रग पे। हाँ हाँ हाँ, थोड़ी देर के लिए कनेक्शन चला गया था। ठीक है, तो मैं दोबारा बोल देता हूं, दिल क्योंकि आपके दिल होता है बॉडी के अंदर, एज वेल एज क्योंकि वो दिल की जगह है अपनी। ठीक है, फाउंड एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द, है ना, चेस्ट, है ना, तो दिल ऑब्वियसली मैटर है। दिमाग तो मैंने बोला भी था अभी, जब आपने सुना हो या ना सुना हो मैं फिर भी बता देता हूं, क्या कि दिमाग, अगर किसी ने बोल भी दिया होगा कि भाई तेरे अंदर दिमाग नहीं है क्या, अरे नहीं, होता है, दिमाग सबके अंदर होता है, तो दिमाग भी एक मैटर है। ठीक है, नेक्स्ट इज सोच, है ना, मुझे किसी की कोई सोच आ रही है, सोच नहीं, सोच नहीं, सोच जो तुम सुबह सुबह करते हो वो तो बहुत बड़ा मैटर है भाई, है ना, लूज मोशन लगे होंगे तो बहुत बड़े बड़े मैटर हो जाते हैं। ठीक है, सोच, किसी की सोच आना, क्या सोच मैटर है? सोच, सोच, द आंसर इज नो, सोच इज नॉट ए मैटर, है ना, है ना। मन, 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 है ना, वही मन, वही कुत्ता मन जो तुम्हें हमेशा कहता रहता पढ़ाई ना कर, पढ़ाई ना कर, छोड़ दे पढ़ाई। क्या रखा है पढ़ाई में? जो मजा इंस्टाग्राम रील्स में और यूट्यूब शॉर्ट्स में है वो पढ़ाई में कहां? वही मन जो बार बार कहता रहता है भैया कच्चा बादाम देखने चलते हैं इंस्टाग्राम पे, क्या वो मन कोई मैटर है क्या? बताइए बताइए बताइए, है ना। द आंसर इज नो, मन इज नॉट ए मैटर, है ना, मन मैटर नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हड्डी, हाँ ये वही हड्डी है, वही हड्डी है जिसके बारे में पिताश्री बोलते रहते हैं, पढ़ ले कुत्ते पढ़ ले, नहीं तो रिजल्ट खराब आया तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। तो क्या हड्डी कोई मैटर है या नहीं है? मुझे बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक है,
द आंसर इज यस, हड्डी मैटर है, ठीक है। और ये भाई है ना, ये वैसे याद जो है, याद है ना, मुझे उसकी याद आ रही है ना, उसको नहीं आती तेरी याद, घबरा मत, तुझे जरूर आ रही है, तुझे, तू वेला, तेरे पास जिंदगी में कोई काम तो है नहीं, पढ़ना वढ़ना है नहीं, तो तुझे उसकी जरूर याद आती है, उसको तेरी नहीं आती है। तो याद कोई मैटर है कि नहीं है, जल्दी से बताइए मुझे, ठीक है। द आंसर इज नो, है ना। मेरा मन बड़ा भारी हो रहा है, भारी कुत्ते के उसके अंदर पत्थर डालनी है क्या, है ना। मन नाम की कोई चीज नहीं होती, मन हमेशा हमेशा अनसक्सेसफुल लोगों के पास होता है, सक्सेसफुल लोगों के पास मन होता ही नहीं, होता ही नहीं। कभी किसी सुना है किसी की ऑटोबायोग्राफी, कोई पॉडकास्ट सुना हो, कोई किताब पढ़ी हो किसी सक्सेसफुल पर्सन की, क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि मैं क्रिकेटर बन जाऊं, मैं सैनिक बन जाऊं, मैं कुछ ऐसा और बन जाऊं, ठीक है ना। मन, मन सिर्फ और सिर्फ हथियार होता है जो कमजोर होते हैं, जिनको कुछ नहीं करना जिंदगी में, उनके मन जो है जिंदगी बर्बाद करके रख देता है, तभी उनके ऊपर किताबें नहीं लिखी जाती, तभी उनके पॉडकास्ट नहीं किए जाते, बर्बाद कर देगा ये मन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, पैसा, मनी, है ना। वो बोल के तो गई थी, ठीक है, बोल के तो गई थी क्या, कि मनी डज नॉट मैटर, ठीक है, बट क्या पैसा, रोकड़ा, क्या ये एक मैटर है क्या, मैटर है क्या, यस इट इज ए मैटर, है ना। पैसा चाहे नोट की फॉर्म में हो, सिक्कों की फॉर्म में हो, उसका कुछ ना कुछ मास भी होता है, बड़ा तगड़ा वजन होता है भाई पैसों में, ठीक है। और ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ स्पेस भी घेरता है, तो डेफिनेटली जो पैसा है वो भी एक मैटर है, ठीक है। आइए और बात करते हैं, बताइए, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ मैटर, कौन मैटर का टाइप नहीं है, दिल, हार्ट, दिमाग, ब्रेन, हड्डी, बोन, या मन, ठीक है। क्या इलेक्ट्रॉन मैटर है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन मैटर है, किसने कहा इलेक्ट्रॉन मैटर नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, छोटा होता है, कम होता है, बट है तो। द आंसर इज मन, है ना। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इसके बारे में, जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। पहली लाइन क्या लिखी हुई है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। मैटर को कभी क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, मैटर को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, बस इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। कोई सॉलिड है वो मैटर है, यस, अगर उसको गर्म करते रहेंगे वो सॉलिड रहेगा 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 रहेगा, पर जब उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट सब्सटेंस सॉलिड भी वही था, लिक्विड भी वही था। जैसे आइस है, आइस को अगर आप हीट करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो आइस थी वो H2O सॉलिड फॉर्म में थी, जो पानी आया है वो H2O लिक्विड फॉर्म में आया है, बट है तो वही ना, मैटर ही है, ठीक है। इसको डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं किया जा सकता। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस में टोटल मास रिएक्शन का नेवर इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, मैं न्यूक्लियर रिएक्शंस को काउंट नहीं कर रहा हूं, चाहे कोई फिजिकल चेंज हो, आइस को आप मेल्ट करके
पानी बना रहे हैं, फिजिकल चेंज है क्योंकि इधर भी H2O है और इधर भी H2O है, ठीक है। और चाहे कोई केमिकल चेंज हो, H2O लिक्विड को आप तोड़ के, है ना, बताइए आप यहां पर आप कर रहे हैं इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक, यही कर रहे हैं ना इस क्वेश्चन में, पानी के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक, है ना, समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो पानी के मॉलिक्यूल्स को अगर आप ब्रेक कर रहे हैं तो ये एक केमिकल चेंज है क्योंकि पानी जो है अब वो कन्वर्ट किस में हो गया, दैट इज हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, है ना। तो केमिकल चेंज भी चाहे क्यों ना हो, जो टोटल मास रिएक्टेंट्स का होगा वो टोटल मास क्या होगा, प्रोडक्ट का होगा, ठीक है। टोटल मास जो रिएक्टेंट का होगा वही टोटल मास जो होगा वो प्रोडक्ट का होगा, ठीक है। जय हिंद, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो बताइए क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि फॉल्स है, ठीक है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि फॉल्स है? सर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि फिर चाहे फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल चेंज हो, दोनों में जो मास होगा वो इक्वल ही होगा, ठीक है। इज नेवर इक्वल टू, ये रॉन्ग है, इक्वल टू होगा। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आपको पता है अगर फिजिकली आप क्लासिफाई करेंगे तो कौन कौन से होते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। हालांकि सर दो और स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, ठीक है। क्या एयर एक मैटर है? बिल्कुल एयर एक मैटर है, बिल्कुल एयर एक मैटर है, ठीक है। कुछ बच्चे पूछे सर न्यूक्लियर रिएक्शन में क्यों नहीं ऐसा होता? न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी और मास एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं ना, E इज इक्वल टू MC², है ना। अरे अलग पांडे सर ने टैटू बना रखा है यार इतना बड़ा, है ना, चाहे उन्होंने M इज इक्वल टू E/C² लिखा हुआ है बट मतलब तो वही है उसका, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, हालांकि दो और स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, एक होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और एक होता है प्लाज्मा, बट हमें उसके बारे में पढ़ना नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि वो हमारे सिलेबस में गिवन नहीं है, इसी कारण हमें उनके बारे में पढ़ना नहीं है। तो मुझे बताइए कुछ सॉलिड के बारे में चीजें बताइए, कुछ लिक्विड्स के बारे में बताइए, कुछ गैस के बारे में बताइए। यहां पर मैं और कुछ बच्चे और कुछ मोहतरमा, अरे मैडम आप कहाँ से आई हैं, ठीक है, ये सभी मिलके कुछ सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सॉलिड में ये आप में से ही कोई है ना, आप में से ही कोई है, कोई है जो कह रहा है क्या, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मैटर आर टाइटली पैक्ड। नाम रख देते हैं ना लड़का लड़की का, क्योंकि ये पूरा साल साथ चलेंगे, नाम हम नामकरण कर देते हैं। बताओ इसका नाम क्या रखें और इस मैडम का नाम क्या रखें, बताइए लेडीज एंड जेंटलमैन, नाम रख देते हैं इनका। मैं अपने अपने नाम बोलते जा रहे तुम, अपने अपने नाम नहीं बोले, कुछ अच्छा सा नाम रखो। इतना भी बेवकूफ नहीं हूं मैं कि अमित और अमिता रख दूंगा, इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। सब अपना और अपने साथ वाली का नाम लिख रहे हैं, ये भी नहीं रखूंगा मैं। कुछ फनी सा बताओ। एक नाम तो अच्छा है ना, इन दोनों में से किसी एक का नाम पूकी रखना है, ठीक है। बताओ किसका रखे। पूकी तो होता है जिससे आप प्यार करते, है ना, जिस जो आपके शायद दिल के बहुत अजीज होता है ना, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। एक होता है पूकी, है ना, जिस जो बहुत हर दिल अजीज होता है, जिससे सब लोग प्यार करते हैं, ठीक है। और उसी से सिमिलर होता है दैट इज रुकी। रुकी पता कौन होता है? जिसको कुछ नहीं आता होता, ठीक है। लुक्खा,
बिल्कुल ठीक है, तो वो तुम्हें पता ही है कौन होगा, लड़का होगी कि लड़की होगी, तुम्हें पता ही है। मैं अपने मुंह से तुम्हारी तारीफ कैसे करूं, तुम इतनी तारीफ के काबिल भी नहीं हो, तो ऑब्वियसली दिस इज रुकी एंड दिस इज पुकी, है ना? यस। चलिए 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 चलिए, है ना? तो ये चलते रहेंगे आपके साथ पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में। तो रुकी कुछ अच्छी बातें भी कर रहा है, कह रहा है कि पार्टिकल जो होते हैं ना सॉलिड के, ये बड़े टाइटली पैक्ड होते हैं भाई, ठीक है, और ये मूव नहीं कर सकते बहुत ज्यादा, ठीक है। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये मूव कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है, थोड़ा दूर जा सकते हैं, पता ही है, रायता फैल जाता है। यस, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। कुछ पूकी भी बता रही हैं, पूकी बता रही हैं अमित सर को, क्या बता रही हैं, क्या कि गैसेस की ना तो डेफिनेट शेप होती है ना डेफिनेट वॉल्यूम होती है। बात तो सही कह रही है, ठीक है। ये जिस भी कंटेनर में डाले जाते हैं ये उसी की शेप ले लेते हैं। सिलेंडर में डाले जाएंगे, सिलेंडर की शेप ले लेंगे, कोन में डाली जाएगी गैस, कोन की शेप ले लेगी, ठीक है। जिस भी कंटेनर में डाला जाएगा उसकी शेप ले लेगी। और वॉल्यूम भी, जितनी जगह खाली होती है कंटेनर में, अगर कंटेनर पूरा खाली है तो गैस की वॉल्यूम भी पूरे कंटेनर की वॉल्यूम ही हो जाती है, ठीक है। उधर अमित सर बता भी रहे हैं, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी इंटर कन्वर्टेड बाय हीटिंग और कूलिंग, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। आइस से अगर आप गर्म करते जाएंगे उसके मेल्टिंग पॉइंट पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड उस लिक्विड को अगर आप गर्म करते जाएंगे तो वो H2O गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ जो जो चीजें के बारे में बात हुई है वो सब लिख लेते हैं। इसके ऊपर इतना शानदार क्वेश्चन पूछूंगा ना, बहुत सारे बच्चे, है ना, टॉपिक आसान लग रहा है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, हम तो सेकंड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इस पे इतना शानदार क्वेश्चन पूछूंगा, सारे जाने जवाब गलत दोगे, देखना तो, ठीक है। सॉलिड पर पहले थोड़ा सा पढ़ा लूं, ठीक है। क्या पार्टिकल्स don't move, especially in true solids. True solids, इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, ठीक है। पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, क्लोज क्लोजेस्ट होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। ट्रू सॉलिड्स की बात कर रहा हूं, ट्रू सॉलिड्स की बात कर रहा हूं। फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। जैसे सोप है, सोप, ठीक है, जिससे तुम नहाते नहीं हो, है ना, बस उसकी शेप भी देख लो, फिक्स्ड है, जिस भी शेप का है, वो रेक्टेंगल शेप का है कि स्क्वायर शेप का है या किसी और शेप का है ना, शेप उसकी फिक्स्ड है। नहाते नहीं हो उससे, इसी कारण उसकी शेप फिक्स्ड है। अगर नहाते होंगे तो ऑब्वियसली उसकी शेप भी चेंज हो जाती होगी, ठीक है। एंड फिक्स्ड वॉल्यूम भी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं लिक्विड के बारे में, ठीक है। अच्छा, सॉलिड जो होते हैं वो इनकंप्रेसिबल होते हैं ना, उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ट्रू सॉलिड्स के बारे में बात हो रही है सारी की सारी, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा लिक्विड्स के बारे में। लिक्विड्स का पार्टिकल्स इसमें क्या करते हैं, मूव करते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। पानी को नीचे गिराओगे वो मूव करने लगता है, ठीक है। रायता फैलता है, बिल्कुल, है ना, पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA लिख रहा हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होती हैं, ये वीक होती हैं, ठीक है। इनकी वॉल्यूम फिक्स्ड है, शेप फिक्स नहीं है, शेप नॉट फिक्स्ड। जिस कंटेनर में डालोगे ये उसी की शेप में आ जाते हैं। अगर किसी पानी को, ये सॉर्ट ऑफ सिलेंडर जैसा है, नॉट एग्जैक्टली सिलेंडर, सिलेंडर जैसा है, इसमें डाला है पानी तो ऑब्वियसली वो सिलेंडर की शेप में आ गया। यही कटोरी में डाल देता, कटोरी में आ जाते वाली शेप में, स्फीयर में डाल देता, स्फीयर की शेप में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग
किसके बारे में? गैस के बारे में। इनमें लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, पार्टिकल्स होते हैं सबसे ज्यादा दूर होते हैं, ठीक है। इसी कारण, ठीक है, नाइदर फिक्स्ड शेप होती है, ना ही फिक्स वॉल्यूम होती है। जिस भी कंटेनर में डालोगे उसी की वॉल्यूम ले रख लेगा। अगर कंटेनर पूरा खाली है तो जो कंटेनर की वॉल्यूम होती है वही गैस की वॉल्यूम होती है। जितनी खाली जगह होती है वो सारी की सारी इसके द्वारा भरी जाती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स इसमें बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। इनमें हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी होती है, सबसे ज्यादा कंप्रेस अगर हम कर सकते हैं तो गैस को ही कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक कंटेनर है, कोई ये एक कंटेनर है, इसमें ये पिस्टन लगा हुआ है और यहां पर कोई गैस है। अगर आप इस पिस्टन को पकड़ के नीचे लाएंगे, यहां आ गया मान लीजिए, तो सारी गैस कंप्रेस हो जाएगी। पार्टिकल्स जो होंगे वो सारे सारे पास पास आ जाएंगे। जो पहले बहुत दूर दूर थे अब वो बहुत पास पास आ जाएंगे। थोड़ा दिमाग लगाते हैं और देखते हैं कि आप आंसर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। मुझे बताइए, 3 चीजें हैं, H2O सॉलिड जिसको आइस बोलेंगे, H2O लिक्विड जो नॉर्मल पानी होता है पीने वाला, और H2O गैस वाटर के वेपर, है ना। इनमें से हाईएस्ट, तीनों का मास सेम है, 5 ग्राम 5 ग्राम 5 ग्राम। हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होगी? किसकी डेंसिटी मैक्सिमम होगी? बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखने में आसान लग रहा है भाई। FOA फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डेंसिटी होती किसके बराबर है? दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। जनरली अगर हम बात करें ना, जनरली सॉलिड से लिक्विड से गैस, जनरल बात कर रहा हूं, जनरल। किसी छोटे से आसान से टॉपिक से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जनरली अगर हम बात करें तो वॉल्यूम इंक्रीज होती है सॉलिड से लिक्विड जाने पर, लिक्विड से गैस जाने पर वॉल्यूम क्या होती है? इंक्रीज होती है। जनरल बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मास तो देखो सबका सेम है, 5 ग्राम 5 ग्राम 5 ग्राम। बात आ जाएगी सिर्फ वॉल्यूम पे। जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी सबसे कम होगी, जिसका वॉल्यूम सबसे कम होगा उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। क्या इसकी वॉल्यूम मैक्सिमम होती है? मैक्सिमम, हाँ सर। जब ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा सबसे ज्यादा रायते की तरह फैलेगा, पूरे कंटेनर की वॉल्यूम को रख लेगा, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? लीस्ट, सबसे कम होगी। अब आंसर आ गया इन दोनों में से। बताइए ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? इसकी होगी डेंसिटी मैक्सिमम। मैंने बोला था आसान टॉपिक में से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलत दे रहे हैं इसका आंसर, क्योंकि बच्चे क्या सोच रहे हैं कि इसकी लिक्विड की वॉल्यूम ज्यादा होती है, वॉल्यूम ज्यादा होगी तो डेंसिटी कम होगी, बट ऐसा नहीं है। H2O के केस में, H2O के केस में इसकी वॉल्यूम मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम होती है। और आपने वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि जो आइस होता है उसकी केज लाइक स्ट्रक्चर होती है, केज लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण उसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है। वॉल्यूम ज्यादा होगी तो डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी? कम होगी, ठीक है। आइस इज लेस डेंसर देन वाटर। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम बच्चों ने गलत दिया है। अभी देखो एक और क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी गलत देंगे। बताइए ग्लास क्या है? इज इट ए सॉलिड,
लिक्विड और एक गैस। शीशा जो घर पे लगा होता है ना खिड़कियों पे, और आप जिसमें अपने खूबसूरत शक्ल देखते हैं, खूबसूरत, है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है जी, वॉल्यूम लीस्ट होती है। बच्चे कह रहे हैं रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर देते हैं जी। इन दोनों में से इसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है, इन दोनों में से बात कर रहा हूं, इसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है ना, केज लाइक स्ट्रक्चर होती है ना। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे से पढ़ोगे तो कभी ऐसा नहीं लगेगा कि फिजिकल केमिस्ट्री अलग है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग है। भाई तीनों पढ़ाता हूं मैं, तो पता होगा मेरे को। जो पानी होता है ना, पानी ऐसी स्ट्रक्चर होती है केज लाइक। ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट। ये आइस की स्ट्रक्चर है, आइस की। इस कारण इसकी वॉल्यूम क्या होती है, ज्यादा। वॉल्यूम ज्यादा होगी, इन दोनों में बात कर रहा हूं, इसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है, वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम होगी। आइए अब ग्लास के बारे में बात करते हैं। ग्लास के बारे में परसेप्शन है कि ये एक सॉलिड होता है, ऐसा नहीं है। ग्लास जो है वो एक सुपर कूल्ड लिक्विड है, यस। हालांकि ये ट्रू सॉलिड नहीं है, एक सुपर कूल्ड लिक्विड है। इसको अमरफस सॉलिड भी बोलते हैं। सर हमें तो नहीं लगता कि ये एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। अच्छा बताओ, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होती है जो सॉलिड से अलग होती है? सर लिक्विड की प्रॉपर्टी, सर लिक्विड ना हमेशा फ्लो करता है ना, चलता रहता है। लिक्विड हमेशा चलता रहता है ना, हाँ सर चलता रहता है। ग्लास भी चलता रहता है? ऐसी कैसी बात कर रहे हो सर? हमारे यहां खिड़की में शीशा लगा हुआ है सर, ठीक है, और वो शीशा तो वैसा ही है बिल्कुल। नहीं, आप कोई ऐसी खिड़की देखिए जो 50, 60, 70 साल पुरानी हो, ठीक है, आप उसे देखेंगे, वो ऊपर से तो पतली होगी, नीचे से वो मोटी होगी। ऐसा होगा वो ग्लास, ऐसा होगा, ऊपर से पतला होगा और नीचे से ये ग्लास जो होगा वो मोटा होगा। क्यों? क्योंकि जो इसके ग्लास के जो पार्टिकल्स हैं, सिलिका के पार्टिकल्स से बना होता है ग्लास, ठीक है भाई। इनऑर्गेनिक साथ साथ चल रही है भाई, जहां ऑर्गेनिक आएगी वो भी बताऊंगा, ठीक है। सिलिका जो पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे 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 ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो मूव करते रहते हैं, ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे आते रहते हैं, आते रहते हैं, सालों साल लग जाते हैं इनको नीचे आने में, है ना, 10, 20, 50 साल लग जाते हैं। इसी कारण जो पुरानी विंडो पेन्स होती है ना, ओल्ड विंडो पेन्स जो होती हैं, वो नीचे से क्या है, दैट इज थिक होती है और ऊपर से थिन होती है, ठीक है। यस, दिस इज थिक होती है बॉटम पे, ये थिन होती है। ये लिक्विड है, इसमें प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो है। किससे बना होता है ग्लास? अभी अभी बताया मैंने, सिलिका से बना होता है, ठीक है। जनरल कॉम्पोजिशन में सिलिका सबसे ज्यादा होता है, बाकी तो अलग अलग प्रकार के ग्लास होते ही है, ठीक है। सर इसको इचिंग ऑफ ग्लास बोलते हैं, बिल्कुल गलत। इचिंग ऑफ ग्लास कुछ और होता है। इचिंग ऑफ ग्लास होता है तो जो ग्लास को गर्म करते हैं, उसमें जो कोने जो है थोड़े राउंड ऑफ हो जाते हैं सरफेस टेंशन से, है ना, मैंने भी पढ़ी है यार फिजिक्स। आइए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि आप आंसर दे पाते हैं या नहीं। बताइए जी, जल्दी जल्दी बताइए। सर अमरफस क्या होते हैं? जो ट्रू सॉलिड्स नहीं होते हैं, ठीक है। सॉलिड, ट्रू सॉलिड्स में रेगुलर पैटर्न होता है पार्टिकल्स का। क्या होता है? रेगुलर पैटर्न होता है, ठीक है। अमरफस सॉलिड्स में जनरली रेगुलर पैटर्न नहीं होता। सर समझा दीजिए। बिल्कुल समझा देते हैं। आपकी अलमीरा में कपड़े रखने के 2 तरीके होते हैं। एक तो मम्मी रखती है,
पहली टी शर्ट, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, ऐसे टी शर्ट्स की लाइन लगा रखते हैं ना, रेगुलर पैटर्न है। पहले एक टी शर्ट, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे पार्टिकल्स रेगुलर अरेंज हुए हैं, इनको बोलते हैं ट्रू सॉलिड्स। ठीक है। और एक आपके वाला तरीका, अलमीरा का गेट खुला हुआ है, आप ऐसे अपनी टी शर्ट पकड़ते हैं ऐसे, है ना, ये देखिए यहां पे कुछ पड़ा हुआ है, ऐसे टी शर्ट पकड़ते हैं आप अपनी, और क्या करते हैं, ये एक गई, है ना, ऐसे रख के फेंक के मार देते हैं। फिर दूसरी टी शर्ट पकड़ते हैं गोला गोला, फिर उसको रख के मार देते हैं। अगर ऐसे पार्टिकल्स अरेंज है तो इनको बोलेंगे हम अमरफस सॉलिड्स। क्या बोलेंगे हम लोग? अमरफस सॉलिड्स। ठीक है। यस, आगे बात करते हैं। एबिलिटी ऑफ द गैस टू ऑक्यूपाई द इंटायर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है। गैस की वो एबिलिटी जिससे वो पूरे कंटेनर की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है। क्या वो इस कारण होता है क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, या डेफिनेट शेप होती है? द आंसर इज नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है, इस कारण पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा जगह घेर पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पार्टिकल मूवमेंट फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट? कौन सा करेक्ट ऑर्डर है जिसमें पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, जिसमें सबसे कम पार्टिकल मूव करते हैं, उससे ज्यादा पार्टिकल मूव करते हैं, उससे ज्यादा पार्टिकल मूव करते हैं? कौन सा होगा लीस्ट टू ग्रेटेस्ट? फिर सबसे कम पार्टिकल मूव करते हैं सॉलिड में, फिर उससे ज्यादा किसमें मूव करते हैं? लिक्विड में, और फिर सबसे ज्यादा किसमें मूव करते हैं? गैस में। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है, ए ही है आंसर। वेल डन, वेल डन, वेल डन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कभी कभी देखो यार, नीट में हर प्रकार का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके अंदर देखने में ऐसा लग रहा है कि दो आंसर है, बट हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बताना है। क्या बताना है? मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। किसमें फिजिकल चेंज हो रहा है? एप्रोप्रिएट आंसर। देखने में ऐसा लगेगा दो आंसर है इसके। ठीक है। क्या फिजिकल चेंज हो रहा है? फिजिकल चेंज का मतलब यही है, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, या लिक्विड से गैस जा रहा है, या गैस से लिक्विड जा रहा है, या लिक्विड से सॉलिड, या गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस। इसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है। बताइए जी, बताइए, क्या रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन है ना, ये होता है, रस्ट होने के बाद ये बन जाता है। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, ये रस्टेड आयरन है, होता है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड होता है, तो कोई फिजिकल चेंज नहीं है। पहली बात तो ये केमिकल चेंज है। ठीक है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कैंडल। सर जब कैंडल को बर्न करते हैं, मोम, वैक्स जिसे बोलते हैं, सर वो मेल्ट हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, बट वो लिक्विड थोड़ी देर बाद फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। वो लिक्विड थोड़ी देर बाद सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता, एक से ज्यादा आंसर देने होते, तो मैं ए को भी आंसर काउंट करता। ठीक है। बट सिर्फ सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, तो इससे ज्यादा बढ़िया आंसर तो ये हो गया ना, क्योंकि इसमें पहले वैक्स क्या होगी? मेल्ट होगी, और फिर दोबारा वो वैक्स किस में कन्वर्ट हो जाती है? दैट इज सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरी बात, यहां पर एक केमिकल प्रोसेस भी होती है। थोड़ी वैक्स जो है उसका कंबशन हो जाता है ना, और वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है, तो यहां पर केमिकल प्रोसेस भी हो रही है। बट यहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। पानी को आप फ्रीजर में रखते हो, थोड़ी देर में वो आइस क्यूब्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये तो पक्का ही फिजिकल चेंज है, पक्का फिजिकल चेंज है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर देखूंगा तो ये होगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। सर आइस थी तो वाटर में कन्वर्ट हो जाता, हाँ कन्वर्ट हो जाता, बट आप तो सिर्फ फ्रीजिंग कर रहे हो ना, आप सिर्फ फ्रीजिंग कर रहे हो, लिक्विड लिया सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो। ये थोड़ा बोला है कि आइस को फ्रीज कर दिया फिर उसको बाद फ्रीजर से बाहर निकाल दिया,
ये तो अपने आप हो रहा है ना, बर्निंग ऑफ कैंडल होती है तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर लिक्विड से सॉलिड अपने आप ही कन्वर्ट होता है, आप थोड़ा करते हो। अब हैं कुछ मगरमच्छ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करके लाने हैं और इनका सॉल्यूशन आज रात से पहले पहले ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो मतलब कि हम लोग देख लेंगे, बट इसको ख़त्म करने से पहले मुझे बतानी है आपको एक 5 स्टार ट्रिक फॉर फास्ट कैलकुलेशन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री में जितना फास्ट आप कैलकुलेशन कर पाएंगे उतने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, उतना ज्यादा टाइम आप बायो के लिए बचा सकते हैं और फिजिक्स के लिए बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए, ऐप के अंदर मिलेगा बेटा ये सारी चीजें। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको इसी पीडीएफ में जब नोट्स आएंगे उसमें होंगे, सॉल्यूशन के लिए आपको ऐप के अंदर एक अलग से कॉर्नर बन। ठीक है, 5 स्टार ट्रिक्स फॉर फास्ट कैलकुलेशन। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सबसे मेन पेन पॉइंट, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। मैं सिर्फ आपसे इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको 10 तक टेबल आते हैं, जो कि आते होते हैं मैक्सिमम बच्चों को, है ना। बस इतना सा अगर आपको आता हो तो आप किसी भी 2 डिजिट नंबर को, 3 डिजिट नंबर को, 4 डिजिट नंबर को, 5 डिजिट नंबर को, 6 डिजिट नंबर को, 7 डिजिट नंबर को कैलकुलेशन के टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस, इट कैन बी रिड्यूस्ड। एंड जो मैं 10 तक टेबल बोल रहा हूं वो भी आपको उतना ही 10 टेंजा 9 टेंजा तक ही, ऐसा नहीं 9 11 पूछूंगा, 9 12 पूछूंगा, नहीं, 9 1 से लेके 9 टेंजा तक। ठीक है, अगर आपको इतने आते हैं तो आप ये चीजें बड़े आराम से कर ले जाओगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जब हम किसी को 2 डिजिट को किसी 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है, कोई भी 2 डिजिट है और उसको किसी 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, मैं आपको बताता हूं कितने स्टेप लगते हैं। नॉर्मल अगर मल्टीप्लाई करना होता है 23 इंटू 81, पहले 1 को 3 से, फिर 1 को 2 से, फिर क्रॉस लगाएंगे, 8 3 जा 24, फिर 2 पावर में 8 2 जा 16, 2 18। ठीक है, 4 स्टेप हो गए, उसके बाद ऐड करेंगे 5, फिर 6, और ये ऐसे ही करते हैं कुछ हम। अगर मैं कहूं इस 6 स्टेप्स की जगह, ठीक है, इस 6 स्टेप्स की जगह हम ये काम करने ले जाएंगे 3 स्टेप में। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में, सिर्फ 3 स्टेप में। नॉर्मली कितने स्टेप में होता था? 6, आप कितने स्टेप में कर ले जाएंगे? 3। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक, जो भी नंबर आए, अगर सिंगल डिजिट का है तो उसको लिख दो, डबल डिजिट का है तो सिंगल डिजिट वाले को लिखो, दूसरे वाले को कैरी फॉरवर्ड कर दो। मान लो 23 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 24 आया, मान लो 4 लिख दो, 2 कैरी फॉरवर्ड कर दो, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 ही आया तो वो लिख दो। ये हो गया ए। सेकेंड स्टेप क्या होगा? इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। ठीक, जो भी नंबर आया उसको लिख दो। मान लो 3 डिजिट का नंबर आया, बी और डी, तो बी यहां लिख दो, डी वही कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रख लेंगे। मैं भी करके दिखाता हूं, आराम से, रुक जाइए। और फिर थर्ड स्टेप है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ गया मान लो सी। मैं करके दिखाऊं इसको, ये देखो देखो, नॉर्मली कितने स्टेप्स लगते थे? 6, हमने कितने में कन्वर्ट कर लिया उसे? 3 में। 23 इंटू 82। पहला स्टेप क्या था? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई, सर 6 आया, लिख दिया 6। सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप क्या था, जल्दी से बताओ, सेकंड स्टेप क्या था? सर सेकंड स्टेप था, 6 लिखा हुआ यहां पे, सेकंड स्टेप था इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो।
2 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4, 8 3 से मल्टीप्लाई करने पे 24, दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया 28। मैंने 8 लिख दिया, 2 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तीसरा स्टेप बताओ क्या था? ये बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ये तो मैं हूं आपके लिए लिख रहा हूं, आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। थर्ड स्टेप क्या था? सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, है ना, यही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 8 2 सा कितना हुआ 16, और 2 यहां पे पहले था, 8 2 सा कितना था 16, 2 यहां पे कैरी फॉरवर्ड किया था आपने, कितना आ गया 18। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये तो 2 डिजिट में अभी 6 स्टेप की जगह 3 स्टेप हो गए हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई जो आएगा उसको ऐड कर देना, फिर ये लास्ट डिजिट वाला मल्टीप्लाई। ऐसे 3 स्टेप में करेंगे तो उसमें शायद 12-13 स्टेप होते हैं, वो हम 5-6 में कर लेंगे। ऐसे 4 वाले में करेंगे वहां पे 16-17 स्टेप होते हैं, वो सिर्फ 5-7 में कर लेंगे हम लोग। ठीक है, करके दिखाता हूं, एक और करते हैं। 91 इंटू 24, पहला स्टेप क्या था, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 4 आ गया। सेकेंड स्टेप क्या था सर, इसको इसके साथ 36 और इसको इसके साथ, ये था 9 4 सा 36 और 2 38, 8 लिख दिया, 3 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तीसरा स्टेप क्या था सर, इन दोनों को 18 और 3 21। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए अब आप करके दिखाइए मेरे को। 25 इंटू 31, 36 इंटू 24, करिए जल्दी जल्दी करिए, कैलकुलेटर मत यूज करिएगा, कुछ सीखने आए हैं तो सीख के जाइए। थैंक यू आपको कि आप सुन रहे हैं इस बात को। बहुत फास्ट हो रहा है, बिल्कुल इसी के लिए बताया गया। पहला स्टेप यही था, इन दोनों को मल्टीप्लाई 5, फिर 2 और 15 17, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 और 2 6 और 1 7, 6 4 जा 24, 2 कैरी फॉरवर्ड, 12 और 12, 12 और 12 24 और 2 26, 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 2 6 और 2 8, लो भाई 3 2 6 और 1 7 आना था ना, कैरी फॉरवर्ड जो किया था वो भूल गया मैं। ठीक, ये 2 डिजिट के लिए किया है। अब देखना जरा 3 डिजिट के लिए क्या करेंगे। 3 डिजिट के लिए क्या करेंगे, 3 डिजिट के लिए क्या करेंगे। पहला स्टेप पता चल गया, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कलर चेंज करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप, वैसे अगर आपको करना पड़ता है, वैसे अगर आपको करना पड़ता है तो करने पड़ते हैं पहले 3 फिर 3 फिर 3 9 9 और फिर 4 बार ऐड करना पड़ता है, 13 स्टेप्स लगते हैं, 13 स्टेप्स लगते हैं नॉर्मली। अब इस वाले में क्या हो जाएगा, 3 4 4 और ये रहा 5। नॉर्मली स्टेप्स लगते थे 13, कितने स्टेप्स लगते थे 13, हमने उसको कितने में कन्वर्ट कर लिया, 5 में कन्वर्ट कर लिया, 5 में। आओ करते, दिस इज स्टेप नंबर 1 2 3 4 5। आओ 2 3 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3। पहला स्टेप क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, 3 1 जा 3, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप सर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 3 को 3 के साथ 9 और 2 को 1 के साथ, 3 3 जा 9 और 2 11, 11 में से 1 लिख दूंगा, 1 कैरी फॉरवर्ड। तीसरा स्टेप क्या है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और बीच वाले को बीच वाले के साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, बीच वाले को बीच वाले के साथ, 3 को 2 के साथ 6 और 1 7 और 6 13, 13 और 1 कितना हो गया 14, 4 लिखा, 1 कैरी फॉरवर्ड कर लिया। अगला
इन दोनों को, 2 2 जा 4 और 3 7, 2 2 जा 4 और 3 7, 1 कैरी फॉरवर्ड किया था 8, कुछ नहीं है कैरी फॉरवर्ड। अब लास्ट में ये दो, 2 1 जा 2, 2 8 4 1 4 1 3, 2 8 4 1 3, कितने स्टेप्स लगने थे? 13। आपको कितने स्टेप्स लगे हैं? 5। अभी तो प्रैक्टिस कम हुई है तो इन 5 स्टेप्स में भी टाइम लग रहा होगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस कर लोगे ये और ज्यादा फास्ट हो जाएंगे। जैसे ये करके दिखाओ, 2 1 7 7 1 2 7 1 3 कर लेते हैं ना। चलिए, जैसे मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, 7 3 से 21, 3 और 7 10 और 2 12, 1 कैरी फॉरवर्ड 6 और 49 55 56 57, 5 कैरी फॉरवर्ड 2 और 7 9 और 5 14, 1 कैरी फॉरवर्ड 7 2 14 और 1 15। देख लो यही है क्या? देख लो यही है क्या? देख लो कितनी फास्ट हो रही है। नहीं तो टोटल स्टेप्स कितने लग रहे थे? 13। हम कितने में कर रहे हैं? 5 में, 1/3 में। एक कह रहे डेसिमल वाले में टाइम लगेगा, बिल्कुल गलत, बिल्कुल ही गलत। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो 21.3 मल्टीप्लाइड बाय 6.19, डेसिमल अलग कर लो पहले तो, है ना। 3 डेसिमल आने हैं ना, उसको अलग कर लो, उसको अलग कर लो। याद रख लेना, डिवाइड कर देना 1000 से बस, है ना। 3 डेसिमल थे, एक यहाँ पे था, 2 यहाँ पे थे, एक यहाँ पे था, 2 यहाँ पे थे। बाकी करेंगे हम लोग। 27 2 9 और 3 कितना होता है? 9 और 3 कितना होता है? 12 12 और 2 14, 1 कैरी फॉरवर्ड 18 और 18, 18 और 18 कितने होते हैं? 36 37 38, 3 कैरी फॉरवर्ड 2 और 6 8 और 3 11, 1 कैरी फॉरवर्ड 6 2 12 और 1 13। देख ले भाई कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है तू बता दे। 0.847 यही था ना? 21.3 इंटू 6.19 यही था। अब इसी बात का आपको ख्याल रखना है। अभी 2 डिजिट हुआ है, 3 डिजिट हुआ है, कल ऐसे 4 भी कराऊंगा, 5 भी कराऊंगा, और ऐसे ही पहले मल्टीप्लिकेशन को फास्ट करेंगे, फिर क्यूब रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, जितनी भी तरह की चीजें हो सकती हैं कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए हम सब चीजें सीखेंगे, ठीक है। हाँ, डिवीजन वगैरह सब कुछ। चलिए जी, बहुत मजा आया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज मगरमच्छ प्रैक्टिस क्वेश्चन के कल क्वेश्चन आप करके आएंगे। आज रात तक उनका सॉल्यूशन आपको ऐप में मिल भी जाएगा। रिवाइज करके आइएगा, मैं भी रिवाइज कराऊंगा। और मैंने लॉन्च के टाइम एक आपसे प्रॉमिस किया था, कल एक बहुत बड़ा धमाका करूंगा मैं ऐप के अंदर, ठीक है। समथिंग विच नोबडी हैज डन बिफोर, जो मेरे लिए करना भी बहुत मुश्किल होगा, बट आई विल डेफिनेटली डू इट फॉर द सेक ऑफ योर रिजल्ट, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल बैच में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।